हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आपके सामने एसएससी प्री रीजनिंग के पेपर को डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा पेपर बहुत ही अच्छा बनाया गया है। जिस बच्चे ने टेस्ट दिया है, जो हर संडे होता है वीआईपीएम एकेडमी में, उस बच्चे के लिए वास्तव में बहुत ही शानदार पेपर है। आपके फैमिली में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो तैयारी कर रहा है लगातार कुछ समय से, अगर वो ये क्वेश्चंस देखेगा तो उसको भी ये लगेगा कि वास्तव में अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप सेशन को शेयर भी कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। चलो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के लिए। मोड का क्वेश्चन आ गया, सोल्व करते हैं। 32 का स्क्वायर होता है 1024, माइनस में 7 × 10 हो जाएगा 70, प्लस में 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। और डिवाइड के अंदर मोड के बाद जो नंबर होगा उसको डिवाइड के फॉर्म में लेना है, मोड के बाद जो नंबर होगा। अब बताइए 24 और 25 कितने होते हैं, 49, 49 हो जाएंगे। 10 और 1 11, ये आ जाएंगे 1149, माइनस में 70 और डिवाइड में 6। इसको अगर लेस करेंगे तो 50, ये आ जाएगा 1079 आ जाएगा। इसको 50 मान लीजिए, लेस करने के बाद ये बच जाएगा, डिवाइड में 6 कर दीजिए। 6 कम 6 बच गए 4, 47, 7 छक 42, 42। अब बताइए 5 और 9 59, और 59 में 6 से डिवाइड करोगे 9 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 6। जो रिमाइंडर होता है वही मोड का आंसर होता है, जिसका 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया इनक्वलिटी का क्वेश्चन। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। तो चलो, सबसे पहले दे रखा है के क्या डी से बड़ा है, के क्या डी से बड़ा है। तो चलो देखते हैं के बड़ा होगा क्या। के बताइए, के है वो ए से बड़ा है, के ए से बड़ा बराबर है, जबकि ए है वो डी से देखो बड़ा है। अगर ए डी से बड़ा है और के इससे बड़ा बराबर है तो कंफर्म है कि ए है वो डी से बड़ा होगा, तो बिल्कुल सही है। अगला बताओ सी क्या आर से बड़ा है। तो सी और आर को देखेंगे तो देखो सी ये रहा, दिखाई दे रहा है, और आर ये रहा। तुम्हें नहीं लगता क्या आर है वो के से बड़ा बराबर है, ठीक है। और जबकि सी से बड़ा भी कौन है, ए है। अब सी से बड़ा ए है और ए से बड़ा आर है, बड़ा बराबर है, तो कंफर्म है कि आर है वो सी से बड़ा होगा। यहाँ पे सी को आर से बड़ा दे दिया तो गलत हो जाएगा, तो इसमें ओनली फर्स्ट वाला फॉलो करेगा। आगे बात समझ में। अगला देखना है कि ये शेप कहाँ मैच होगी। तो देखो, आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल ये शेप देखो यहाँ मैच हो रही है, दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल मुझे भी दिख रही है, आपको भी दिखाई दे रही है। इसके अंदर तो बिल्कुल फॉलो नहीं करेगी। इसके अंदर अगर बात करें तो देखो ये रे फॉलो कर रही है, ये देखो फॉलो कर रही है। अब ए भी ऑप्शन हो सकता है, डी भी ऑप्शन हो सकता है, और देखो सी भी ऑप्शन हो सकता है। सी भी अपनी तरफ से मैच हो रहा है पूरा का पूरा। अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है। तो थोड़ा सा देखो, आपको नहीं लगता क्या इसकी साइज बड़ी है, देखो बड़ी साइज है, और ये भी ठीक ठाक है। ये छोटी फॉर्म में है तो इसके अकॉर्डिंग ये पहला वाला मैच नहीं होगा। ये देखो थोड़ा चिपकू टाइप में है, और ये देखो थोड़ा चौड़ा है, तो इसमें डी वाला भी नहीं होगा। अगर सही फॉर्म में देखा जाए तो एक तरीके से ये लग रहा है। तो कई बार ये भी देखना पड़ता है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन बनाया गया है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, बच्चा गलती करता है ए वाले से मैच कर देता है, सीधा ए कर देगा। ए भी मैच हो रहा है, सी भी मैच हो रहा है, डी भी मैच हो रहा है। डी देखो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, वो चौड़ा है ये पतला है, ये छोटा है ये थोड़ा बड़ा है, बिल्कुल इससे में सी वाला हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे थोड़ा। अगला क्वेश्चन आ गया, 8 व्यक्ति FGHIJKLM, 8 व्यक्ति एक मंजिल इमारत में रहते हैं, ठीक है। चलो, जिस सबसे नीचे वाले मंजिल संख्या को 1 दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये 8 मंजिल में लोग रहते हैं, और उससे ऊपर वाले मंजिल को, सबसे ऊपर वाले को 8 दिया गया है। सबसे पहले बोला एफ जे से 3 मंजिल ऊपर है। अब एफ ऊपर है ना, तो 1 2 3, तो देखो एफ जे से 3 मंजिल ऊपर है। आगे इसने क्या बोला, केवल एफ और एच के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। एफ और एच के बीच में 3 लोग रहते हैं, तो एच ऊपर भी आ सकता है, एच नीचे भी आ सकता है। तो 1 2 3 ये लीजिए, एक बार यहाँ सेट कर देते हैं। एफ और एच के बीच में 3 लोग रहते हैं। आगे बात समझ में। आगे बोला एच और एम के बीच में केवल 4 लोग रहते हैं। एच और एम के बीच में 4 लोग रहते हैं, तो एम नीचे तो आएगा नहीं। नीचे क्यों नहीं आएगा, लोग 8 है, नीचे आने का मतलब है 8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एम ऊपर ही आएगा। तो 1 2 3 4 ये लीजिए, एच और एम के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। आगे इसने क्या बोला, और एम एल के ठीक नीचे है। एम है वो किसके नीचे है, एल के ठीक नीचे है।
एक दो तीन चार पाँच छः सात तो हो गए, ठीक है। आगे बोला जी के ऊपर रहता है, जी है वो के ऊपर रहता है, तो जी और के यहाँ सेट हो सकते हैं, छोड़ो। लेकिन के ठीक ऊपर नहीं रहता, मतलब के है जस्ट इसके ऊपर नहीं रहता, तो के जस्ट ऊपर नहीं रहता तो कंफर्म हो गया जी तो यहीं आएगा। तो बोला जी है वो के ऊपर रहता है, सॉरी, तो मतलब के यहाँ पे आएगा और ठीक ऊपर नहीं रहता। अब जी के ठीक ऊपर नहीं रहता तो मतलब के नीचे नीचे आएगा और जी यहाँ कहीं आएगा। आगे बोला आई के ठीक नीचे नहीं रहता, आई है वो के ठीक नीचे नहीं रहता, ठीक है, छोड़ो। आगे बोला आई चौथी मंजिल पे नहीं रहता। अब बताओ आई अगर चौथी मंजिल पे नहीं है तो देखो एक दो तीन और चार, आई चौथी पे नहीं है तो आई यहाँ रहेगा और जी आपका यहाँ रहेगा। ये लीजिए सेट हो गया। पूछा बताइए आई से तीन मंजिल नीचे कौन रहता है, तो आई से तीन मंजिल नीचे एक दो तीन, तीन मंजिल नीचे कौन रहता है, एच रहता है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन है, ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, स्पेशली बैंकिंग के कोड मतलब बेसिक्स पे दिया गया है। जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमसे जो पूछा गया उससे मतलब है। सबसे पहले देखो स्टिक कहाँ पे है, स्टिक देखो, तो देखो स्टिक ये रहा, इसमें स्टिक दिखाई दे रहा है। बताओ इसमें कहीं स्टिक दिखाई दे रहा है आपको, नोटिस करो स्टिक कहीं दिख रहा है क्या। इसमें भी देखो स्टिक कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अगर स्टिक इसमें है तो इसका कोड भी केवल इसमें है, बाकी और कहीं नहीं है कोड, इसी में मिलेगा कोड कहीं ना कहीं। तो चलो एलिमिनेट करते। जूल जूल तो ये तो कट हो गया, सोप सोप ये भी कट हो गया, होप होप ये भी कट हो गया। तो कंफर्म है स्टिक का कोड क्या है, टॉप है। तो ये तो कंफर्म है कि स्टिक का कोड टॉप है, तो टॉप किस किस में है, टॉप ये रहा, टॉप ये रहा, टॉप ये रहा, इसमें कहीं टॉप है क्या, नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक का तो पता चल गया स्टिक का कोड टॉप है। अब क्रिएट का देखो फटाफट, क्रिएट क्रिएट का है। तो क्रिएट के बारे में अगर बात करें तो देखो ये रहा क्रिएट दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा क्रिएट किस में है, आप देखोगे इसमें क्रिएट नहीं है, उसके अलावा क्रिएट ये रहा दिखाई दे रहा है। तो और ठीक है, अब आप देखो क्रिएट ऊपर वाले में, क्रिएट लास्ट वाले में, बीच वाले में कहीं क्रिएट नहीं है। तो कंफर्म है कि क्रिएट का कोड या इसमें भी है और आपको एक तरीके से इसमें भी मिलेगा हर हाल के अंदर। तो चलो पता लगाते हैं क्रिएट का कोड क्या हो सके। जूल कहीं दिख रहा है, जूल तो नहीं दिख रहा। सोप कहीं दिख रहा है, सोप बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सोप बिल्कुल दिखाई दे रहा है। होप होप भी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, होप भी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब बताओ क्रिएट का कोड है, होप और शोप दोनों तो हो नहीं सकते, इसमें से एक होगा। तो आप डैम को देखिए, डैम आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो डैम देखो यहाँ पे भी है, डैम देखो यहाँ पे भी है, और डैम देखो यहाँ पे भी है। डैम अगर तीनों में है तो इसका कोड भी तीनों में मिलेगा। तो नोटिस करो ये रहा शॉप, ये रहा शॉप और ये रहा शॉप। शॉप आपको तीनों में दिखाई दे रहा है, तो डेम का कोड शॉप हो जाएगा और क्रिएट का कोड क्या हो जाएगा, एक तरीके से होप हो जाएगा। अब होप बताइए किस में है, होप अगर देखा जाए तो नोटिस करो होप ये रहा, इसमें कहीं होप है क्या, गलत है। इसमें कहीं होप है क्या, गलत है। कौन सा आ जाएगा, बी। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा बना के समय खराब नहीं करेंगे। अगला है निम्नलिखित में से तीन में से चार में से तीन किसी प्रकार से समान है, एक डिफरेंट है। तो देखो चंडीगढ़ इम्फाल रांची ये तीनों की तीनों क्या है, स्टेट की राजधानियां है, स्टेट की क्या है, राजधानियां। जबकि अहमदाबाद है वो राजधानी नहीं है, शहर है। किसका, गुजरात का। और गुजरात की जो राजधानी है वो कौन सी है, गांधीनगर है। आगे बात समझ में। 19 मार्च 2017 को रविवार है, तो 19 मार्च 2027 को क्या होगा। तो देखो 2017 से 2027 में जा रहे हो, कितने साल आगे जा रहे हो, 10 साल। तो सालों का अंतर है 10 प्लस, ठीक है। इसके अंदर लीप ईयर देखो, लीप ईयर कितने हैं, तो एक तो आता है 2020, एक आता है 24, दो लीप ईयर आते हैं। तो जब भी आपको डेट एकदम सेम मिलती है तो सेम डेट पे मेथड क्या होता है, मेथड होता है वर्ष का अंतर, वर्ष का अंतर, वर्ष का अंतर प्लस में लीप वर्ष, प्लस में लीप वर्ष और बट्टे में आ जाएगा 7, ठीक है। तो वर्ष का अंतर बताओ कितने का, 10 साल का। लीप ईयर कितने, एक तो 2020 है और एक 2024 है। डिवाइड क्या करोगे, 7 कर दो, ये आ जाएगा 12 बट्टे में 7। एक बार गया, बच गया क्या, 5, 5 दिन जोड़ दो डायरेक्ट, इसमें 5 दिन जोड़ दो, तो 5 दिन जोड़ोगे दिन क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। अगला कहना चाह रहा है, ये आजकल नया पैटर्न आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग का, कि जैसे ट्री का रिलेशन इसके साथ है, तो बताओ क्या रिलेशन है।
टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे। बताओ कितना प्लस हो गया, 5 प्लस हो गया। आर आता है 18 पे, एक्स आता है 24 पे, 18 का 24 हो गया, प्लस 6 हो गया। ई आता है 5 पे, एल आता है 12 पे, 5 का 12 हो गया, प्लस 7 हो गया। ई आता है 5 पे, एम आता है 13 पे, 5 का 13 हो गया, प्लस 8 हो गया। प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 लगातार चल रहा है। अब ये पैटर्न पहचान गए ना, तो यहाँ समय खराब करने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये पैटर्न किस में मैच होगा, तो बताइए आर 18, 18, 18 में 5 जोड़ोगे 23 पे डब्लू, सबसे पहले डब्लू किस में है, डब्लू ये रहा, ठीक है। आई 9, 9 में 6 जोड़ोगे 15 पे ओ। डी 4, 4 में 7 जोड़ोगे 11 पे के। ई 5, 5 में 8 जोड़ोगे 13 पे। तो कह सकता हूँ क्या फर्स्ट वाले का रिलेशन वाई के साथ है। अब बताओ फर्स्ट वाले का वाई के साथ है, फर्स्ट वाले का वाई के साथ है, ये भी गलत है ये भी गलत है, फर्स्ट वाला वाई के साथ मैच हो गया। होप का देखो, होप 8 पे आता है, 8 में 5 जोड़ोगे 13, 13 पे एम, ये रहा एम, ठीक है। ओ 15, 15 में 6 जोड़ोगे 21 पे यू, एम यू। उसके बाद पी आता है 16, 16 में 7 जोड़ोगे 23 पे डब्लू। ई 5, 5 में 8 जोड़ोगे 13 पे एम। तो कह सकता हूँ क्या सेकंड का एक्स के साथ मैच होगा, सेकंड का एक्स के साथ, तो ये भी कट हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। आगे बात समझ में, बस 2 तक पहचानना है, उसके बाद पूरा सोल्व करने को किसको देखना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। अगला आ गया स्लोक्स का क्वेश्चन। कुछ मोबाइल लैपटॉप है, सभी लैपटॉप कैमरे हैं। तो देखो कुछ मोबाइल बना देता हूँ, कुछ मोबाइल क्या है, लैपटॉप है। आगे बोला सभी लैपटॉप, सारे के सारे लैपटॉप क्या हैं, कैमरे हैं। कमरे हैं क्या, कमरे हैं। कोई कमरा डेस्कटॉप नहीं है, कोई कमरा डेस्कटॉप नहीं है। अब बताओ कोई कमरे का रिलेशन डेस्कटॉप के साथ नहीं है, तो कंफर्म है कि कोई भी लैपटॉप का रिलेशन भी डेस्कटॉप के साथ नहीं होगा। पर ये आपस में क्या बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, संभावना, ये दोनों, ये इसके अंदर जा सकता है और ये आधा इसके अंदर आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। सबसे पहले बोला सभी डेस्कटॉप के मोबाइल होने की संभावना है, सारे के सारे डेस्कटॉप मोबाइल, तो बिल्कुल सारे के सारे डेस्कटॉप मोबाइल के अंदर जा सकते हैं। ये लीजिए यहाँ पे आ गए, और ये लीजिए काटा मार दो, तो सारे डेस्कटॉप मोबाइल के अंदर हो सकते हैं। और फिर आप कह सकते हो कि कोई भी कमरा क्या नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, बन सकती है। सभी मोबाइल कमरे कैमरे कमरे हो सकते हैं, तो बिल्कुल कैमरे है क्या, हाँ कैमरे है, तो सारे मोबाइल कैमरे बिल्कुल हो सकते हैं। ये लीजिए सारे के सारे मोबाइल कैमरे के अंदर आ सकते हैं, तो ये भी, तो एक तरीके से आपको पता है पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करेंगे। अगला है आपको बताना है ओड वन आउट वन का क्वेश्चन है, डिफरेंट कौन सा होगा। ई आता है 5 पे, के आता है 11 पे, ये हो गया +6, एक ही बात है। एन आता है 14 पे, टी आता है 20 पे, क्या हो गया +6। आगे बताइए एक्स कितने पे आता है, 24 पे, डी आता है 4 पे, तो एक्स 24 पे आता है, वाई 25, जेड 26, बिल्कुल यहाँ भी +6 हो रहा है। ओ 15 पे, यू 21 पे, बिल्कुल यहाँ +6 हो रहा है। तो देखो ये तो काम नहीं कर रहा। लास्ट वाला अल्फ़ाबेट देखो, टी 20 पे, जेड 26 पे, बताइए क्या हो गया +6। पी 16 पे, डब्ल्यू 23 पे, यहाँ देखो हो गया +7, +7 हो गया। एम आ गया 13 पे, एस आ गया 19 पे, देखो क्या हो गया +6। तो बताइए डिफरेंट कौन सा हो जाएगा आपके लिए, बी। बताओ मेरी बात समझ में आ गई क्या सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन है कुछ मूवी तेलुगु है, चलो भी बना लेते हैं, वरना अगर ये टॉपिक मैं सोल्व करता हूँ तो अगर आप में से कोई बच्चा पूछना चाहे तो बिना पेन चलाए कर सकता हूँ। स्लोक्स का कोई भी क्वेश्चन हो बच्चे बिना पेन चलाए कर सकते हैं, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे सोल्व करवा रहे हैं तो लगभग 95 बच्चों ने वेन डायग्राम बनाना ही सीखा है, गोला बनाना ही सीखा है, तो मजबूरी हो गई है कि गोले से समझाना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं ये गोला बनाऊँ ही ना इस टॉपिक के अंदर, सिंगल नहीं बनाऊँ, ठीक है। चलो कुछ मूवी तेलुगु है, तो कुछ मूवी क्या है, तेलुगु है, ये लीजिए कुछ मूवी तेलुगु है। आगे बोला कुछ बंगाली मूवी है, कुछ बंगाली मूवी है, ये लीजिए कुछ बंगाली क्या हो गए, मूवी हो गई, कुछ बंगाली मूवी है। सभी लैंग्वेज तेलुगु है, सारी की सारी लैंग्वेज तेलुगु है, ये लीजिए लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज है वो क्या है, तेलुगु है, सारी लैंग्वेज तेलुगु है। आगे क्या बोला, कोई भी पीपल है वो लैंग्वेज नहीं है, कोई भी पीपल लैंग्वेज नहीं है, ये लीजिए कोई भी पीपल है वो लैंग्वेज नहीं है। बताओ पीपल का लैंग्वेज के साथ रिश्ता नहीं है,
पर पीपल का इसके साथ हो सकता है। टी का मतलब क्या बताया था मैंने, टी का मतलब तेलुगु, पीपल का तेलुगु के साथ संभावना बन सकती है, पॉसिबिलिटी। पीपल का इसके साथ संभावना बन सकती है, पीपल का इसके साथ संभावना बन सकती है। ये इसके अंदर भी जा सकता है, इसके अंदर भी जा सकता है, ये इसके अंदर आ सकते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं, ये आपस में संभावना संभावना खेल सकते हैं। आगे बात समझ में। पर इतना कंफर्म है, ये जो लैंग्वेज है पीपल के साथ कनेक्शन में नहीं आएगी, बाकी ये तीनों इसके साथ कनेक्शन में आ सकते हैं। तो सबसे पहले बोला कुछ लैंग्वेज बंगाली है, कुछ लैंग्वेज बंगाली है। लैंग्वेज ये रहा, बंगाली ये रहा, देखो दोनों अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, तो देखो ये तो गलत हो जाएगा। आगे बोला कुछ तेलुगु लैंग्वेज है, कुछ तेलुगु लैंग्वेज है, तो देखो कुछ तेलुगु लैंग्वेज है, बिल्कुल सही बात है। सारे के सारे लैंग्वेज क्या है, तेलुगु है, तो जहाँ सारे होंगे वहाँ कुछ तो कन्फर्म होंगे हर हाल के अंदर। ये भी देख लो ना, सभी लैंग्वेज तेलुगु है, और इसने बोला कुछ तेलुगु लैंग्वेज है, तो जहाँ सभी होगा वहाँ कुछ तो अपने आप सही होगा। कुछ मूवी पीपल नहीं है, कुछ मूवीज हैं वो पीपल नहीं है, देखो गलत बात है। ये आपस में संभावना बना सकते हैं, और जहाँ संभावना बना सकते हैं वहाँ डेफिनेट गलत है। सभी बंगाली तेलुगु हैं, सभी बंगाली क्या है, तेलुगु है, तो देखो ये भी कहना गलत है, दूर दूर है, इसमें केवल सेकंड फॉलो करेगा। अगला आ गया आपके सामने, ये लीजिए। इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं तो डायग्राम ना बनाएं, बस हमें जो चाहिए, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, हमें जो चाहिए केवल हमें उससे मतलब है, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। बात इतनी सी है। क्या बोला, ए बी सी और डी एक परिवार के 4 सदस्य हैं। सी का सी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो बस सी का ए से पूछा है कि सी है वो ए का क्या लगता है। पहला फटाफट देखो, बोला ए बी के पिता का भतीजा है, बी का पिता, बी का पिता, पिता का भाई और भाई का बेटा। ए बी के फादर का भतीजा है। अब बताओ, फादर का भतीजा होगा तो एक तरीके से फादर का कोई ना कोई भाई होगा और भाई का बेटा। आपके भाई का जो बेटा होगा वही तो भतीजा होगा, तो ए बी के फादर का भतीजा है, तो मतलब एक तरीके से ये दोनों आपस में कजन हो गए। आगे क्या बोला, सी बी का चचेरा भाई है। अब सी किसका भाई है, बी का चचेरा भाई है, और आगे हिंट दिया लेकिन ए का भाई नहीं है, तो सी है वो बी का चचेरा भाई है पर ए का सगा भाई नहीं है। अब ए का सगा भाई नहीं है तो मतलब है बी के फादर का कोई ना कोई और भाई है, और उसका बेटा कौन है, सी, तो सी बी का चचेरा भाई है और ए भी बी का चचेरा भाई है। तो एक तरीके से पता चल गया ये 3 भाई हैं, और ये भी पता चल गया सी अगर बी का चचेरा भाई है तो सी ए का भी चचेरा भाई है। और यही पूछा है सी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो पहले से तो आंसर आ गया। आगे बोला सी बी के पिता का भतीजा है। सी किसके, बी के पिता, बी के पिता, पिता का कोई ना कोई भाई, उसका भतीजा, तो सी बी के फादर का भतीजा है, भतीजा, ठीक है, नेफ्यू है। आगे क्या बोला, और डी बी का चचेरा भाई है। डी किसका भाई है, बी का चचेरा भाई है। अब डी बी का चचेरा भाई है तो डी कल को इसका चचेरा भाई मतलब है बी के फादर का जो भाई है उसका दूसरा बेटा भी डी हो सकता है, लेकिन हमें डी से तो कोई मतलब ही नहीं है। और आगे बोला लेकिन ए का भाई नहीं है। अब लेकिन ए का भाई कौन नहीं है, डी नहीं है, तो मुझे ए के भाई डी से मतलब क्या है, मुझे तो मतलब किससे है, सी और ए से मतलब है। तो यहाँ ए और डी के बारे में बातें चल रही है जबकि ए और सी के बारे में बातें चलनी चाहिए, तो इसमें से आंसर नहीं आ रहा, ओनली फर्स्ट वाले में से आएगा। तो फर्स्ट वाले में से आएगा तो क्या आएगा, इसमें आ जाएगा आपका कथन। फर्स्ट में दिया गया डेटा अकेला प्रश्न को उत्तर दे सकता है, सेकंड वाला नहीं दे सकता। मेरी बात समझ में आ गई ना आप सभी बच्चों को, तरीके से करना है। मिरर इमेज है, दर्पण है, पलटो इसको, पलटोगे तो मैं कह सकता हूं क्या, सबसे पहले तो ये एट द रेट है, ये देखो सेम दे दिया तो गलत है, एट द रेट बिल्कुल पलटा गया है। उसके बाद ए बिल्कुल अपनी जगह ही है। उसके बाद ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट तो डार्क है, ये खाली है। पलटेगा तो देखो इसने ऊपर वाला डार्क कर दिया, होना चाहिए नीचे वाला डार्क, इसने ऊपर वाला डार्क कर दिया, तो ये भी गलत है। यहाँ पे भी देखोगे तो एक तरीके से ऊपर वाला डार्क है, ये भी गलत है। ये देखो नीचे वाला डार्क है, तो एक तरीके से डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला ये लीजिए, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, कौन सी संख्या, अभाज्य। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर,
अभाज्य संख्या, ठीक है, 2 से। तो बताओ 11 के स्क्वायर के बाद में 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। बताओ सभी को समझ में आ गया? अगला क्या कहना चाह रहा है? अल्फाबेट की अगली सीरीज क्या होगी? अगली तो Q आता है 17 पे, T आता है 20 पे, W आता है 23 पे, Z आता है 26 पे, C आता है 3 पे। देखो +3 +3 +3 +3 +3, 3 में 3 जोड़ोगे 6, 6 पे सबसे पहले F आएगा। क्या आएगा? F। F केवल इसमें है, A वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है परिवार के सभी 6 सदस्य 4 5 6 7 8 9 एक साथ रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोला 4 9 की माता है, 4 माता है, 4 9 की माता है, ये लीजिए। आगे बोला 4 के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो ये हो गया, एक बच्चा कोई और है। आगे बोला 5 4 का ससुर है, 5 है वो 4 का ससुर है। 4 का ससुर होने का मतलब है इसकी शादी किसी के साथ हो रखी है, उसका फादर कौन है? 5, तो 5 4 का ससुर हो गया। आगे बोला 6 7 का बेटा है। अब 6 7 का बेटा है लेकिन 6 9 का भाई नहीं है, 9 6 का भाई या बहन नहीं है। अब 9 है वो 6 का भाई बहन नहीं है, और 6 किसका बेटा है? 7 का बेटा है। तो एक तरीके से मुझे लग रहा है 6 यहाँ पे आएगा और 7 यहाँ आएगा। तो 6 किसका बेटा है? 7 का बेटा है। तो 6 5 का भी बेटा हो गया और 7 का भी बेटा है, क्योंकि 9 है वो इसका भाई भी नहीं है बहन भी नहीं है, तो मतलब 6 नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर ही आएगा। और ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, तो ये फीमेल हो जाएगी। आगे क्या बोला? 7 और 9 का लिंग समान है। 7 अगर माइनस में है, महिला है, तो 9 भी माइनस में होगा। बच गया कौन? 8। 8 प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। 7 का 8 से क्या संबंध है? तो 7 का 8 से क्या संबंध है? तो बताइए 7 का फादर कौन है? 8 का फादर कौन है? 6। और फादर की मदर कौन है? 7। तो 7 का 8 से मतलब होगा 7 8 की या तो दादी होगी या फिर नानी होगी। दादी नानी मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला दे रखा है। अगला है सीरीज का अच्छा क्वेश्चन है, पैटर्न देखो। इसने क्या कर दिया? 10 को कैसे बनाया है? 10 को बनाया है कि 10 इंटू में 0.5 प्लस में 5। 10 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे 5, और 5 में 5 जोड़ोगे 10। अगला फिर 10 इंटू में 1 और प्लस में 10। 10 इंटू में 1 करोगे 10, 10 प्लस में 10 जोड़ोगे 20। दिखाई दे रहा है? फिर अगला हो गया 20। बताओ हाफ हो गया, 1 हो गया, अगला अगला 1.5 गुना होगा। 20 इंटू 1.5 और प्लस में हो जाएगा 15। 5 10 15। 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 को तो आएगा 35। 35 और 15 कितने हो जाएंगे? 35 और 15 35, सॉरी 35 नहीं होगा, 20 का 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा। 30 और 15 कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला आ जाएगा 45 इंटू में 2 और प्लस में आ जाएगा 20। तो इसको मल्टीप्लाई करो 90। 90 और 20 कितने होते हैं बच्चे? 110 होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अगला ये आ गया आपके सामने डायरेक्शन का क्वेश्चन। नया पैटर्न है, न्यू पैटर्न है, आजकल ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसको मेरी तरफ से मोस्ट लगा देना, ठीक है। प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, एट द रेट का मतलब क्या है? पश्चिम, याद रखोगे। हैशटैग का मतलब क्या? पूर्व, याद रखोगे। परसेंटेज का मतलब क्या? दक्षिण, याद रखोगे। एंड का मतलब उत्तर, याद रखोगे। चलो भाई अब फटाफट इसको बनाइए फटाफट। सबसे पहले के, बताओ एट द रेट का मतलब क्या? पश्चिम। के है वो पी के पश्चिम में है। अब के अगर पी के पश्चिम में होगा तो ये लीजिए के है वो पी के पश्चिम में है। कितना? 12 मीटर है के पी के पश्चिम में। अब दोबारा देखो आगे क्या है। के पी के बारे में कहीं इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन देखो पी की। पी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है दक्षिण है। तो एम है पी के दक्षिण में है 15 मीटर। एम पी के दक्षिण में है तो ये लीजिए, ये लीजिए कितना है? 15 मीटर। आगे चलो, आगे बात करते हैं। आगे कोई इन्फॉर्मेशन एम पी के बारे में, अगली इन्फॉर्मेशन ये रही, पढ़ो। आगे है एल हैशटैग एम। हैशटैग का मतलब क्या है? पूर्व। एल एम के पूर्व में 18 मीटर है। एल है वो एम के पूर्व में 18 मीटर है, तो ये लीजिए, ये लीजिए एल एम के पूर्व में 18 मीटर है। अगला कोई इन्फॉर्मेशन एल और एम की, ये लीजिए इन्फॉर्मेशन। अगला है यहाँ तक है। ओ एंड एल, एंड का मतलब क्या है? उत्तर। ओ एल के उत्तर में 20 मीटर है।
ओ है एल के उत्तर में है, एल के उत्तर में है तो ये लीजिए 20 मीटर, क्योंकि ये 15 मीटर होगा तो ये 20 मीटर होगा, 20 मीटर 20 मीटर आ गया। कौन? ओ। अगला बताइए फटाफट आगे। ओ से रिलेटेड लाइन, ओ से रिलेटेड लाइन ये रही। अगला आपको दे रखा है एन हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या? पूर्व। एन ओ के पूर्व में है 12 मीटर, एन ओ के पूर्व में 12 मीटर है, तो ये लीजिए एन पूर्व में है कितना? 12 मीटर, तो एन ओ के पूर्व में 12 मीटर है। आगे कोई लाइन एन से रिलेटेड, ये रही, इस लाइन को पढ़िए। एन एंड, एंड का मतलब क्या है? उत्तर। एन एम के उत्तर में 5 मीटर है। अब एन एम के उत्तर में 5 मीटर है, एन एस के उत्तर में 5 मीटर है, तो एस एन के दक्षिण में 5 मीटर होगा। तो एस एन के दक्षिण में 5 मीटर होगा ना, तो 5 मीटर होने का मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूं क्या, यहां से लेकर यहां तक 15 है, ये लीजिए, ये लीजिए। तो देख लीजिए एस है वो एन के, एस एन के दक्षिण में 5 मीटर है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई वास्तव में तो। अगला बताइए, अगला क्या है? अगला आपको दे रखा है एस एन, ये रहा। अगला दे रखा है एस क्यू के, एस क्यू के उत्तर में कितना है? 28 मीटर है। एस क्यू के उत्तर में 28 मीटर है, तो क्यू एस के दक्षिण में 28 मीटर है। तो क्यू अगर एस के दक्षिण में 28 मीटर होगा तो देखो 15 तो ये रहा, तो यहां से लेकर यहां तक ये तो हो गया 15, 28 मीटर मतलब 13 और जाएगा, ये लीजिए। तो ये आ जाएगा 13 मीटर है और ये आ जाएगा 15 मीटर है। तो देखो एस है वो क्यू के उत्तर में 28 मीटर है, क्यू एस के दक्षिण में 28 मीटर है। डन है। और बताइए और क्या बच गया? अब ये बच गया लास्ट वाला, आर एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है पश्चिम। तो आर है क्यू के पश्चिम में है, 30 मीटर है। आर क्यू के पश्चिम में है, क्यू का पश्चिम ये होगा 30 मीटर, 30 मीटर है। तो देखो ये तो हो गया 12, यहां तक तो हो गया 12 मीटर। डन है। और ये कितना? 18, 12 और 18 30, ये लीजिए, ये टोटल आ गया 30 मीटर। और यहाँ पे आ जाएगा आर, बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ये तो सबके लिए टाइम लेगा बच्चे। पी के संदर्भ में आर कितनी दूरी पे है? तो बताओ पी के संदर्भ में आर कितनी दूरी पे है? तो आर हो जाएगा 15 ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 13, यहाँ से लेकर यहाँ तक 13, 15 और 13 18, 28। तो पी के संदर्भ में आर है वो टोटल 28 है। कितना है? 28। और आर का है साउथ में, दक्षिण में। भाई अच्छा क्वेश्चन है यार, ये तो छोड़ने से ही समाधान। बड़ा क्वेश्चन है ये तो, सबके लिए वक्त लेगा बेटा, सबके लिए। इसमें तो कोई जाहिर नहीं है, सबके लिए वक्त लेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये लीजिए। स्टेटमेंट कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना है। क्या निकालना है? निष्कर्ष। थोड़ा ढंग से जूम कर लेना। ग्रीन वैली शहर में पिछले महीने एक दुर्लभ श्वसन रोग के मामलों में वृद्धि हो गई। तो ग्रीन वैली एक शहर है, उसमें सांस की दिक्कत के मामले ज्यादा बढ़ गए। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में खुले एक रासायनिक कारखाने को इस प्रकोप का स्रोत बताया कि वहां पे एक कारखाना खुला है, रसायन कारखाना, उसकी वजह से सांस की प्रॉब्लम आ रही है। और कारखाने से निकलने वाली वायुजनित विषाक्त पदार्थ को बीमारी का कारण बताया गया। इस कारखाने से ये एक मतलब पदार्थ निकल रहा है जिसकी वजह से श्वास की दिक्कत आ रही है। कारखाने के प्रबंधन ने शुरुआत में जिम्मेदारी से इनकार किया और काम बंद करने से इनकार कर दिया। बोला भाई मैं नहीं मानता और मैं काम बंद नहीं करूंगा, मेरा काम तो ऐसे चलता रहेगा, लोग मरते रहे चाहिए। फिर क्या हुआ? हालांकि स्थानीय निवासियों और सरकारी अधिकारियों ने विरोध और बढ़ते दबाव के बाद कारखाने के अतः उत्पादन अस्थायी रूप से रोकने पर सहमति व्यक्त कर दी कि भाई इसको अस्थायी रूप से एक बार रोक दिया जाए, लोगों को श्वसन की दिक्कत ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें इसका कंक्लूजन निकालना है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा, निष्कर्ष का पता लगाना है। सबसे पहले बोला रासायनिक कारखाने का संचालन स्थायी रूप से बंद, स्थायी रूप से नहीं है, अस्थायी रूप से बंद किया गया, तो पहला गलत है। यह श्वसन रोग अत्यधिक संक्रामक है और हवा के माध्यम से तेजी से फैल रहा है, बिल्कुल सही बात है। देखो इसके वृद्धि हो रही है, तो बिल्कुल सही बात है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रकोप को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित किया और इसे आगे फैलने से रोका है। रोका नहीं है, अस्थायी रूप से रोका गया है। रोकने का कहाँ के उनके अधिकारियों ने रोक लिया, इस पे काबू कर लिया, काबू करने के बाद चल ही नहीं रही है। आगे है ग्रीन वैली ने निवासियों को
विषाक्त पदार्थों के संपर्क को कम करने के लिए सभी भारी गतिविधियों से बचना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ये एक सलाह है कंक्लूजन में। इसने बोला ना रोक दिया गया है, तो इस मामले में वर्दी तभी रुक सकती है एक तरीके से जब लोग बाहर नहीं निकलेंगे। तो एक तरीके से कार्रवाई के साथ साथ कंक्लूजन है, तो इसमें आपका बी वाला भी सही हो जाएगा, डी वाला भी सही हो जाएगा, बी और डी दोनों हो जाएंगे। आगे बात समझ में। अगला है, बताओ एस कितने पे आता है? 19 पे, एम 13 पे, आई 9 पे आता है, एल 12 पे आता है, ई 5 पे आता है। चलो भी, एल कितने पे आता है? 12 पे। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। एच देख लो ना, एच कितने पे आता है? 8 पे आता है। यहाँ एच कितने पे दे दिया? 9 पे, तो ये गलत हो जाएगा बी वाला। पूरा सोल्व ना करें। अगला, राम प्रफुल्ल से पहले लेकिन आलिया के बाद कार्यालय पहुंचा। राम किससे? प्रफुल्ल से तो पहले पहुंचा और आलिया के बाद पहुंचा। आलिया के बाद पहुंचा। ये जो नाम का बंदा है, जो राम से पहले, जो है जो राम से पहले कार्यालय पहुंचा, लेकिन सेम के कार्यालय पहुंचने के बाद पहुंचा। सेम के तो बाद पहुंचा और राम से पहले पहुंचा। आगे ये और देखो, जो के कार्यालय पहुंचने के ठीक बाद आलिया है। जो के पहुंचने के ठीक बाद आलिया पहुंचती है, और जो से पहले कौन पहुंचा? सेम पहुंचा। सेम पहुंचा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो बताइए, आलिया कार्यालय पहुंचती है, सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा? तो सबसे पहले सेम पहुंच गया। अभी आगे बात, थोड़ा स्पीड को बढ़ाना जरूरी है आपको। अगला आ गया सेट एनालॉजी का क्वेश्चन, देखिए फटाफट। 25, 75, 200, क्या लॉजिक है? इसने पता है क्या कर दिया? ये जो नंबर है ना स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको स्क्वायर के फॉर्म को इसने क्या बना दिया? क्यूब बना दिया। तो इसने कर दिया 25 × 5 प्लस में 75, मतलब जो स्क्वायर है उसी को कन्वर्ट क्यूब में कर दिया। 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब बना दिया। 125 और 75 कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 200 हो जाएंगे। आगे बात समझ में। अगला वही बात है, 36 स्क्वायर है, स्क्वायर को क्यूब के फॉर्म में बनाने के लिए 6 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और प्लस में कर दिया 24, तो ये आ जाएगा आपका 216। 216 और 24 हो जाएंगे 240। आगे बात समझ में। ऐसा कैसा लॉजिक डी वाले में बैठ जाएगा? ये लीजिए, 49 इंटू में आप 7, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब कर दो और प्लस में 50। तो बताओ 7 का क्यूब करोगे आएगा 343, और प्लस में अगर 50 करोगे तो बताइए कितना आएगा? 393 आएगा। समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिए। तालिका में दिए गए अक्षरों के लिए संख्या कोड दिया गया है। संख्याओं के संयोजन का चयन करें ताकि व्यवस्थित किए गए अक्षर का सार्थक शब्द बनाया जाए। सार्थक बनाना है, तो देखो सार्थक बनाना है, तो देखो सार्थक किसमें बन जाएगा? सी वाले में बन जाएगा। और सी वाले में क्या बनेगा? आपका बन जाएगा CREATU, क्रिएचर बन जाएगा। क्रिएचर, ठीक है, क्रिएचर है आपका, बन जाएगा एक तरीके से 4 और 2। ये लीजिए क्रिएचर। तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा क्रिएचर। आपको इसको सेट करके बनाना है। दो नंबर, 2 अल्फाबेट को दोबारा लिया गया, एक तो 4 को लिया गया और एक 2 को लिया गया मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए। ये देखो सबके लिए दिक्कत करेगा मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन, तो इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला है, आपको क्या करनी है? कार्रवाई करनी है। और कौन सी कार्रवाई सही होगी? तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से। सुरक्षित पेयजल एक मौलिक मानव अधिकार है। ठीक है, पानी को इकट्ठा सुरक्षित करना एक मानव का एक अधिकार है, कर्तव्य है। फिर भी 2 अरब से ज्यादा लोगों को इनकी पहुंच नहीं है, मतलब 2 अरब से ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया है। ठीक है, यह असमानता रोके जा सकने वाली बीमारियों को जन्म देती है और विकास में बाधा डालती है। तो देखो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो एक असमानता को बढ़ावा मिल रहा है और बीमारियों का जन्म हो रहा है। ठीक है, तो हमें देखना है कि इसके लिए कौन सी कार्रवाई सबसे परफेक्ट रहेगी। अच्छा, कौन सी कार्रवाई तार्किक रूप से नहीं है, मतलब गलत को देखना है कि गलत कार्रवाई कौन सी होगी। तो गलत कार्रवाई देखेंगे, इन चारों में से गलत कौन सी होगी ये देखनी है। हमें घर में पानी की बचत करने के लिए लीकेज को ठीक करना चाहिए, कम समय तक स्नान करना चाहिए तथा जल कुशल उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, और इसने आपसे गलत बोला है कि गलत कौन सी होगी। ठीक है, ये काम करेंगे। 2 अरब से ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई एकदम सही है। हमें क्या लिख रखा है? प्रदूषकों को प्रभावी ढंग से हटाने, सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जल उपचार सुविधाओं में निवेश करना चाहिए, उन्हें
उन्नत करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रदूषकों के बारे में बात नहीं चल रही, निवेशित के बारे में बात नहीं चल रही, यहाँ बात चल रही है बस लोगों तक पहुंच पाए, पहुंच नहीं पा रहा है। ये नहीं है कि उसको सही करना है, उसको मतलब दूषित की जगह उसको साफ करना है, तो ये सब्जेक्ट इससे रिलेट हो ही नहीं रहा। तो इसमें क्या आ जाएगा, गलत वाला, ये इससे मेल नहीं खा रहा। हमें वर्षा जल संचय प्रणाली को बंद कर देना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। हम इकट्ठा कर रहे हैं तभी तो आम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा, 2 अरब से ज्यादा लोगों तक किसकी पहुंच नहीं है। तो मतलब हम इकट्ठा कर रहे हैं तो उस प्रणाली को हमें एक बार बंद कर देना चाहिए, ताकि गैर पेय परियोजना के लिए संग्रहित और उपयोग के लिए काम में लिया जाए, ताकि उन तक पहुंच जाए। तो ये भी एकदम सही है। गलत पूछा है तो गलत बी वाली हो जाएगी। जल स्रोतों की स्थिरता में योगदान देने वाले जल संग्रहण क्षेत्रों और पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा के लिए नीतियों को लागू करना चाहिए, तो ये भी राइट है। तो गलत वाला भी हो जाएगा इसमें। अगला आपसे पूछना चाह रहा है, बताइए इसमें से अलग कौन सा होगा। अलग तो अल्फाबेट के नंबर लगाइए। क्यू आता है 17 पे, ए आता है 27 पे। कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। अलग ये आ गया ओड वन आउट वन का क्वेश्चन, 10 का डिफरेंस है। जे कितने पे आता है, 10 पे। टी आता है 20 पे। बताओ कितने का डिफरेंस है, 10 का। बिल्कुल सही बात है। ई आता है 5 पे, एम आता है 13 पे। यहाँ डिफरेंस 8 का हो गया। देखो 10 का डिफरेंस, देखो 10 का डिफरेंस या 8 का डिफरेंस, कौन सा वाला हो जाएगा, सी वाला। तो उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, सेशन को बढ़ाए। हर संडे को जो टेस्ट होता है वो देने के लिए आप जरूर आए। जो बच्चा एसएससी का सपना देख रहा है, अभी तो कैलेंडर उड़ा आ चुका है, एसएससी वालों ने कैलेंडर डाल दिया, तो आपका फर्ज बनता है कि अब बेचोड़ मेहनत करनी है, अच्छी मेहनत करनी है। हर संडे वीआईपीएम आके टेस्ट देना है और वीआईपीएम से जरूर जरूर जुड़ना है। जी धन्यवाद। बच्चों एसएससी के पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। टोटल आपके पेपर में 25 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपके सामने है जो मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है मीन कितना होगा, मध्यिका कितनी होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था, सबसे पहले आपको डेटा कलेक्ट करना था, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी थी, एंड देन हम करते हैं x इंटू एफ, यही करते हैं। तो डेटा निकालने के लिए आपको वर्ग अंतराल दे रखा है। वर्ग अंतराल में क्या करेंगे, सबसे पहले तो x निकालेंगे। सर अगर मैं दोनों को जोड़ दूं और 2 से भाग दे दूं तो ये आ जाएगा 15 का वर्ग अंतराल। आगे 50 का 25 बन जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 35 बन जाएगा, दोनों को जोड़ के भाग देंगे 45 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के भाग देंगे 55 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के भाग देंगे 65 हो जाएगा, 7 और 6 130, दोनों को जोड़ के भाग देंगे 75 हो जाएगा। यहां तक का अपना x बन गया। अब फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है, इसकी 9 दे रखी है, इसकी 13 दे रखी है, इसकी 6 दे रखी है, इसकी बेटा 4 दे रखी है, इसकी 6 दे रखी है, इसकी 2 दे रखी है। भूल चूक माफ करना, है ना। 15 9 135 होते हैं। 9 ही है ना इसकी फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको, काफी जगह घेर रहा है और बहुत ज्यादा जगह घेर रहा है ये। उसके बाद 25 को करेंगे, 25 से 10 करेंगे 250 और 75, 250 और 75 325। 35 का 6 गुना, 35 दूनी 70, 210 हो गया। 45 का 4 गुना 180 होता है। 55 का ये हो गया 300 और 30 330 हो गया। 65 का दुगना बड़ा आसान है, ये तो 130 होता है। 75 का 3 गुना 7 21, 5 या 15, 225 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है पूरा टोटल इसका और पूरा टोटल इसका। इसको बोलते हैं समेशन f इंटू एक्स, जोड़ f और x के मल्टीपल का। 5 और 5 10 और 5 15 का 5 आ गया। 5 और 5 10 और 5 15 का 5, एक हासिल लगी। 3 और 1 4, 5 6 7 और 8 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 का 3, 2 बच गया। 2 और 1 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1535 आ जाएगा। ठीक है, और इन सबको जब अपन कलेक्ट करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 9 22 हो गया, 22 और 6 28 और 4 32 और 6 36 37 38 39 40 41, नहीं दोबारा जोड़ते हैं। 22 हो गया, 22 और 6 28 और 4 32 और 6 38, 38 और 2 40 और 2 43, तो समेशन x बराबर हो गया 43।
दोनों को डिवाइड करते हैं, मीन निकल के आ जाता है। 1535 में जब दोस्त अपन भाग देंगे ना किसका, 43 का, तो मैं आपको बता देता हूं पूरा पूरा डिविजिबल होगा और आपका आंसर आ जाएगा 35.70, 35.70। ठीक है क्या? आगे चलते हैं। वो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। 1 से लेके 93 तक ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, और ऑड नंबर में कितने नंबर हैं उसको पता करने के लिए 1 से लेके 93 तक कितने नंबर लिखे हुए, 93 और 1 94, 94 के आधा 47, और 47 अगर है, मुझे इनका जोड़ निकालना है, तो 47 का औसत भी कितना होगा, 47 होगा, और औसत को संख्या से गुणा कर दिया जाए तो जोड़ निकल के आ जाता है। ये आ गया यहां से यहां तक का जोड़, पढ़ रखा होगा तो कर सकते थे। गुणा में जब पहली क्लास होती है ना एसएससी की, जब मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाता हूं डेमो में, तभी पहला सवाल यही करा दिया करता हूं कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर मैं ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुणा कर दूं, तो जो ऊपर 1/2 है वो इसके साथ मिलेगा और इसका आंसर लास्ट वाली टर्म बना लेता है। इसका आंसर आएगा 1/2209। आपने अगर मेरी शुरू से क्लास देखी हो तो आपको पता होगा, और 2 ऊपर वाला बच गया। अब सर इन दोनों का मल्टीपल 2209 के ही बराबर होता है, तो ऊपर जो बचेगा वो √2 बच जाएगा। आपके सवाल का जवाब। वशित ने रौनक से 5,962 रुपए का ऋण 12% की दर से लिया, 2 किश्तों में पैसा चुकाना है। 12% का मतलब हो गया 12/100। 4 से कट गया 3 बार, 4 से कट गया 25 बार। 25 रुपए पे 28 रुपए की किश्त भरनी होगी पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए वर्ग कर देंगे तो 625 रुपए पे आपको 784 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। अगर मैं 28 गुना कर दूं क्योंकि बराबर करनी पड़ती है किश्तों को, तो इसको भी मैंने 28 गुना कर दिया। लीजिए सर, 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200, तो ये तो जुड़ के हो गया 700, और 700 में 625 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 6 1325, और किश्त भरनी पड़ेगी 784 रुपए की। लेकिन आपका जो लोन था, वो दरअसल जो लोन था वो कितने का था? आपका लोन आपका था 5962.50, 5962.50। ये आप पूरा पूरा काटोगे 4.5 गुना बनेगा, और जब आप इसका 4.5 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3528 के बराबर 3528। 5 वर्ष पहले, आज से 5 साल पहले, ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो 7:5 था। आज से 5 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 11 कितना होगा? 9 होगा। 5 और 5 कितने साल का गैप है? 10 साल का गैप है। कितने? 5 और 4 9, 7 और 4 11, 4 रेशो बढ़ गया, 2.5 गुना रेशो बढ़ गया। इसका मतलब एक ही प्रेजेंट एज जो रही होगी 2.5 गुना रही होगी। 7 दूनी 14, 2.5 गुना, 4 दूनी 8 और 2 10, बिल्कुल ठीक है। एक ही वर्तमान आयु कितनी होगी? 25 सत्ते 175, 17.5 रही होगी आज से 5 साल पहले। तो 5 और जोड़ दूं तो वर्तमान एज कितनी हो जाएगी? 22.5, 22.5 साल का होगा भैया लड़का। केंद्रक के निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 बराबर में होगा x के, और x किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। 3 3 9, p बराबर आ गया 9 और 2 11। आपके सवाल का जवाब। 50 मीटर ऊंचे चिमनी के आधार पर, एक चिमनी है जो 50 मीटर ऊंची है, इसका आधार जो है वो p बताया जा रहा है। 100 मीटर की दूरी पर m नाम के बिंदु पर एक आदमी खड़ा है। उच्चतम बिंदु Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। धुआं, चिमनी ये लगी हुई है, चिमनी का धुआं यहां होगा, और ये जो दूरी है ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। वो कह रहा है चिमनी का उच्चतम बिंदु R है तो ये Q हो गया। पी आर क्यू एक सीधी रेखा में है। PM लंबवत है बिल्कुल एक सीधी रेखा के। आर एम क्यू ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? एक बात बताओ, ये 45 है तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये 100 है तो ये भी 100 होगा, तो उस हिसाब से ये 50 होना चाहिए।
होना चाहिए ना। ये 50, ये 50, ये 50 है, ये 100 है। थीटा आपसे पूछ रहा है भाई दोस्त कितना होगा। वो कह रहा है आर एम क्यू 50/100। तो अगर मैं निकालू टेन थीटा बराबर 50/100 का मतलब 1/2, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी टेन इनवर्स 1/2। आंसर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 1/2। ये आपके सवाल का जवाब होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त आपका। भाई ऐसे सवालों को तो ऑप्शन से कर लो। देखो एक्स वाई और जेड को जोड़ेंगे तो 18 आना चाहिए। 8 और 2 10 और 4 14, प्रूफ नहीं कर रहा। 8 और 6 14 और 4 18 आ रहा है, यहां रख दो। 8 रख दिया, 6 रख दिया, 8 और 6 14, 14 में से 4 माइनस करेंगे 10 बचेगा। यहां 8 रख दिया, यहां अपन ने रख दिया 6, 8 में से 6 गए 2 बचा, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते। 20% की हानि पर बेचने पर एक वस्तु का क्रय मूल्य, अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूं 100 रुपए में और उसको बेच दे रहा हूं 20% के लाभ पर, तो 120 में बेच दिया। अगर मैं 20% की हानि पर बेचता, 100 का माल 88 रुपए में बिकता, जो 88 रुपए कम है। कितने रुपए कम है? ये 32 रुपए कम है। और 32 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 88। कितने गुना है? 88 बटे में 32 कर लेंगे। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा कर दिया, 8 से कट गया 4 बार, 8 से कट गया 11 बार, 4 से कट गया 25 बार, और 25 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं आता है 275। अब वो कह रहा है कि क्रय मूल्य जो आपका है उसमें आपने 125 रुपए और जोड़ दिए। अगर मैं 275 में 125 रुपए और जोड़ दूं तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 400। और अगर इसको 16% की छूट पर दे दूं, 16% की छूट पर दूंगा तो कितने में दूंगा? 84% में। 20 से 20, 4 चौक 16 का 6 एक बच गया, 8 चौक 32 और 1 33, 336 रुपए में सामान बिक गया। भाई एक बात बताओ, अगर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये एंगल ए है, तो ये भी एंगल ए होगा, बराबर होते हैं। अब अगर मैं इस पे ध्यान दूं, इन दोनों का जो जोड़ होता है वो इसके बराबर होता है 35, और ए कितना हो जाएगा? 35 प्लस ए। बिल्कुल उसी कंडीशन में बाहर वाला दोनों के जोड़ के बराबर होता है 45 प्लस ए। चक्रीय चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं, उनके आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 45 प्लस ए, 35 प्लस ए प्लस 45 प्लस ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो भैया ए टू ए बराबर, दोनों को जोड़ेंगे 80 आएगा, 80 माइनस करेंगे तो 100, तो ए बराबर आ गया मेरे पास कितना? 50। ए बराबर 50 है, ये 50 है, ये एक सीधी रेखा है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 130 डिग्री का। आमने सामने वाले कोणों का योग 180 होता है, तो ये 30 है, तो ये कितना हो गया? 50 डिग्री आ गया एक्स की वैल्यू। पवन की आय पंकज की आय से PAWAN, पवन की आय PANKAJ, पवन की आय से 5% अधिक है। मतलब अगर इसकी आय 20 है तो इसकी क्या होगी? 21 होगी। पवन की आय पंकज की आय से 5% ज्यादा है, और पंकज की आय मंजीत की आय से, पंकज की आय मंजीत की आय से 15% ज्यादा है। तो 20 है तो ये कितना होगा? 23 होगा। 15 की वैल्यू कितनी होती है? 3/20 ही तो होती है। 20 यहां है तो यहां लिख दिया, 23 यहां है तो यहां लिख दिया। गुणा करेंगे 2 दूनी 400, तो ये हो गया। गुणा करेंगे 23 दूनी 46, 460 ये हो गया। गुणा करेंगे 21 3 63 का 3 6 बचा, 21 दूनी 42 और 6 48, 483 हो गया। क्या पूछ रहा है? मंजीत की आय पवन की आय से लगभग कितने परसेंट कम है? मंजीत की आय पवन की आय से 83 कम है, 83 कम है। किससे कम है? 483 से। मल्टीप्लाइड बाय 100। भाई दोस्त जब सॉल्व करोगे ना इसको पूरे को, तो आपका लगभग आंसर आ जाएगा कितना? 17%। करके देख लेना। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर में दे रखी है L इंटू बी बराबर 336, और इसका परिमाप 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 हो जाएगी। अब सोच के देख लो भाई आराम से, अगर मैं इसको 28 मान लूं और इसको 12 मान लूं तो 40 आ रहा है।
अगर मैं 28 मान लूं और 12 मान लूं तो कितना आ रहा है? अब आपसे क्या पूछ रहा था, पार्क की लंबाई कितनी होगी? लंबाई कितनी हो गई? 28 हो गई। ऑप्शन से भी कर सकते थे वैसे तो आप। एक बस द्वारा 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो बस की स्पीड मैंने मान ली x है, x की स्पीड से आप जा रहे हो, समान दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक लगता है। कार की गति बस की गति से 15 ज्यादा है, तो जब आप कार से जाओगे तो आपको x प्लस 15 लगेगा, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 15। तो कितने घंटे का समय अधिक लग रहा है? 1 घंटे का। ध्यान है ना, हम ऐसे करते हैं जब समय अधिक कम लगता है। तो 180 गुणा में 15 बराबर में x गुणा में x प्लस 15। जब यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 45। कैसे भी कर लो, 45 मैंने यहां रख दिया, और 45 अगर मैं यहां रखता हूं, 45 प्लस 15 60 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, अगर मैं इसको 15 तिया 45 लिख लूं और 3 इसमें हटा के 60 लिख लूं तो बन गया ना 60 और 45, 60 और 45। तो x बराबर 45। तो कार की कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आपको 3 घंटे का सफर पूरा पूरा करना है। 15 मिनट का मतलब 1 घंटे का 1/4 सफर और करना है। 15/60 का मतलब 1/4। तो 180 किलोमीटर ये हो गया, और 15 किलोमीटर ये हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो कितने किलोमीटर हो गया? 195 किलोमीटर आपने टोटल यात्रा की होगी। अगर मैं यहां पे x और y की वैल्यू को बराबर बराबर मान के 2-2 रख दूं, तो 2 गुणा 2 4 है, मैं यहां 2 दूनी 4, 9 4 36, 36 और 4 40 हो जाएगा, होगा ना? तो यहां भी 2 रख दो, यहां भी 2 रख दो, 3 दूनी 6 और 2 8। मेरे सवाल का जवाब आ गया। भाई इसको सॉल्व करना है। जब मैं परिमेयकरण करूंगा तो इसका माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर तो हो जाएगा क्या? स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉट माइनस साइन। तो कॉस स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ऊपर बच गया मेरे पास कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। और इसको अगर पलट के लिख दूं तो ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, और ये बराबर दे रखा है पूरा की पूरा n के। भाई एक बात बताओ, 1/साइन का मतलब कोसेक होता है, कॉस बटे साइन का मतलब कॉट होता है। कोसेक माइनस कॉट, कोसेक प्लस कॉट कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? आइडेंटिटी नंबर 3 से 1। तो n बराबर 1 आ गया। एक यहां रख दूं, एक यहां रख दूं, तो 4 और 5 कितना हो गया? 9। आंसर आ गया। छोटे छोटे से सवाल थे आपके पेपर में। 7.2 मीटर लंबाई और 4.4 मीटर चौड़ाई। देखो भाई, ये एक शीट है जिसकी लंबाई है 7.2 और चौड़ाई इसकी कितनी है? 4.4 है। इसको मोड़ के एक बेलन बनाया गया और लंबाई के हिसाब से मोड़ा है ताकि इसकी लंबाई 7.2 बच सके। मोड़ा है कि नहीं मोड़ा? अब जब ये शीट यहां से यहां तक 4.4 है, यही घूम के एक सर्कल बनाएगी। सर्कल बनाएगी तो इसकी जो रेडियस आएगी 2 पाई आर, 2 पाई आर, वो इसकी चौड़ाई के बराबर होगी 4.4 के। तो मैंने इसको हटा के 10 लगा लिया। 22 दूनी 44, 7 ऊपर चला गया तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7/10। आ गई ना? अब वो कह रहा है इसका आयतन बताइए। आयतन होता है पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7/10 गुणा में 7/10 इंटू एच, एच की वैल्यू 7.2 को मैंने 72/10 लिख दिया। 7 से 7 कट गया भाई दोस्त। 22 दूनी 44 का 4, 22 सत्ते 154, 22 दूनी 44 का 4, 4 बच गया। 22 सत्ते 154 और 4 158, और गुणा में आ गया 7 और बटे में आ गया पूरा पट्ट 1000। इसको गुणा करेंगे 7 चौक 28 का 8, 2 बचा, 8 7 56 और 2 58 का 8, 5 बच गया। 7 पंजे 35 और 5 40 का 0, 4 बच गया। 7 एकम 7 और 4 11 पॉइंट इतना, तो इसको 1 मान लू तो 11.1 के समथिंग मेरे सवाल का जवाब आ जाएगा।
बी और सी द्वारा बेची गई माउंटेन बाइक की कुल संख्या, ये जो खाली है ये टोटल बाइक है, 100% की वैल्यू है और ये माउंटेन बाइक्स हैं। तो बी और सी में माउंटेन बाइक निकालनी है, बी और सी में माउंटेन बाइक। बी में 540 का 50%, 270 माउंटेन बाइक है। सी में 720 का 75%, 720 का 75% का मतलब 3/4, 18 चौक 72, 18 तिया 54, 540। जब दोनों को जोड़ेंगे 0, 7 और 4 11, 5 और 3 8, 810 हो गया भाई। अब आगे पूछ रहा है ए द्वारा बेची गई रोड बाइक, ए द्वारा बेची गई रोड बाइक कितनी है। ए ने 60 का 40, तो माउंटेन है तो 60 का 60%, 60 60 360 हो गई अपनी रोड बाइक, प्लस डी द्वारा बेची गई माउंटेन, डी ने माउंटेन 800 का 45%, 800 का 45%, 2 जीरो से 2 जीरो, 360 में जोड़ना है, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 360, तो आ गया 720। और दोनों का अनुपात निकालेंगे, 9 नाम 81, 9 8 72, अनुपात आ जाएगा दोस्त 9:8। अगर कोई संख्या 11 से भी और 91 से भी विभाज्य है तो 11 का और 91 का, 11 का और 91 का जो मल्टीपल होता है वो होता है 1001। और कोई नंबर अगर 1001 से डिविजिबल है, बेसिक में मैं इतनी बार पढ़ाता हूं, कोई नंबर अगर 1001 से डिविजिबल है, इसका मतलब यह हुआ कि उसके पहले 3 और आखिरी के 3 नंबर बिल्कुल बराबर होंगे। सीधा सीधा 246 को ए बी सी के नीचे रख लीजिए, तो ए बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 6। ए बराबर 2 रख दिया, बी बराबर 4 रख दिया और सी बराबर, यहां पे कुछ नहीं है सी कर लेना, सी बराबर मैंने 6 रख दिया। ठीक है क्या भाई, 2 4 और 6, और बटे में कितना दे रखा है 13, और ए की वैल्यू कितनी है 2 है, 26। तो 5 दूनी 10, 24 चौक 96 और माइनस में 9 6 54, 54 बटे में आ जाएगा 13 दूनी 26। तो भाई दोस्त 200, ये हो गया 106, और 106 में से 54 माइनस करेंगे 56 बचेगा क्या, क्यों 52 बचेगा, और 52 को 26 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा मेरा। तो एक टैंक की क्षमता 36% खाली होने पर, 36% खाली है तो 64% भरा है, और 64% भरने पर 153.6 लीटर पानी है। तो 1% पे जो वाटर होगा वो 153.6 बटे में 64 होगा, 10 और लगा लिया मैंने। क्या बोल रहा है, टंकी की क्षमता अगर 10% खाली हो तो 90 तो भरी होगी, 90% की वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है। 0 से 0 कट गया, 8 8 64, 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 7 बच गया, 8 9 72, 8 दूनी 16, फिर 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 24 निम्मा 216 लीटर आ जाएगा मेरा आंसर। ये लीजिए साहब, एक बैग में 3 अलग अलग रंग के अर्थात रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के बॉल हैं, है कि नहीं है। थैले में ग्रीन गेंदों की संख्या रेड गेंदों की संख्या से एक अधिक है। ग्रीन की संख्या, थैले में रेड, ग्रीन के गेंदों की संख्या, ग्रीन के गेंदों की संख्या रेड गेंदों की संख्या से एक ज्यादा है। ग्रीन की संख्या रेड से कितनी है, एक ज्यादा है। अगर ये x है तो ये x प्लस कितना होगा, 1 होगा। और क्या बोल रहा है भाई, ब्लू गेंदों की संख्या से 3 कम है, और ब्लू गेंदों की संख्या से 3 कम है तो ये x प्लस 3 हो जाएगा। यही होगा क्या, तो भाई ये हो गया मेरे पास 3 और 1 4, 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 और बराबर में किसके हो गया, 3x प्लस 4 बराबर 16, तो x बराबर आ जाएगा मेरे पास 4, तो मैं रख दूं तो 4 ये हो जाएंगी, 5 ये हो जाएंगी, 4 और 5 9 और 8 ये हो जाएंगी। हो गई ना भाई, 4 और 3 सॉरी 7 ही हो जाएंगे, 8 की होंगी 7 होंगी ना, तो गिन लो ना, 7 और 5 12 और 4 16, आगे पीछे होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको 16 में से 3 बॉल निकालनी है। अब वो 4 में से एक हो सकती है, वो 5 में से एक हो सकती है,
वो 7 में से भी कोई एक बॉल हो सकती है। 3 निकालनी है और सारी अलग अलग रंग की, तो इसलिए मैंने एक एक तीनों से निकाली है। 4C1 की वैल्यू 4 होती है, 5C1 की वैल्यू 5 होती है और 7C1 की वैल्यू 7 होती है। 16C3 तो 16 गुणा में 15 गुणा में 14 बटे में 3 गुणा में 2। ठीक है भाई। तो भैया देखो 3 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 7 बार, 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 से कट गया 1 बार, 4 से कट गया 4 बार, 1/4 का मतलब होता है 0.25। आइए आगे। ठीक है, हो गया ना ये, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आया कॉट की वैल्यू। बेटा देखो कॉट क्या होता है, 1/5, 1/√5। तो भैया कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं मान लूं ये बेस 1 है, परपेंडिकुलर √5 है, तो ये कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब बोल रहा है 7 गुणा में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होगा 5/6, जब √5 √6 का स्क्वायर करेंगे। 5 गुणा में कॉस, कॉस की वैल्यू होगी 1/√6 का स्क्वायर, 1/6 हो जाएगा, और माइनस में आ गया 3। एलसीएम ले लिया 6, 7 पंजे 35, 5 एकम 5 और 6 तिया 18। 18 माइनस करेंगे इसमें से, 18 और 5 23 माइनस करेंगे तो बचेगा 12, और 12 को 6 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। राशि 26,500 रुपए 5 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज इतना है। तो भैया देखो 26,500 रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज 16.5% की दर से कितना आना चाहिए, 14,000 रुपए आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। पॉइंट हटाया, जीरो लगा लिया, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कट गया 2 बार। भाई देखो इनको गुणा करेंगे ना, ये 2 से कट रहा है ना ये 2 से कट रहा है, तो पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में तो है नहीं, तो ये कथन गलत हो गया। अगर मूलधन 22,000 रुपए है, 22,000 रुपए है, उसका अगर मैं 6% की दर से 13 साल का ब्याज, 6 साल का 13% की दर से ब्याज लगाऊं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब मैं इसको सॉल्व अगर करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 22, 13 से कर लेते हैं पहले इसको। देखो 1 जीरो तो मुफ्त की है ना बेटा, 13 दूनी 26 का 6, 2 बच गया, 13 दूनी 26, 27, 28। अब इसको गुणा कर लेता हूं 6 से, 0 6 6 36 का 6 बच गया, 8 6 48, 49 50 51 का 1 5 बच गया, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17,160। तो देख लो इसमें से इसको घटा के 17,160 आ रहा है, 160 का 160, 39 में से 22 कटेंगे, 17,160। बिल्कुल ठीक है, दूसरा कथन सत्य है। यहां पे मिस्टेक है बेटा सवाल में, है ना, यहां पे मिस्टेक चेक करना, 3/8 आना चाहिए, यहां पे 2/8 की जगह, ऐसा मैंने देखा था। बाकी क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको आपको बोनस मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व मत करना। 48 वो कह रहा है बाइनरी नंबर में चेंज करिए, 1 1 1 0 1 1 0.101। जब पॉइंट से पहले वाले बाइनरी चेंज होते हैं तो सबको 2 की पावर 0 से लेके मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, और बाद वालों को पॉइंट लगाया 1 गुणा में 1/2 की पावर 1 प्लस 0 गुणा में 1/2 की पावर 2 प्लस 1 गुणा में 1/2 की पावर 3। ये लीजिए, यहां होगा 1 गुणा में 2 की पावर 0, ये होगा 1 गुणा में 2 की पावर 1, ये होगा 0 गुणा में 2 की पावर 2, प्लस आएगा बीच में, यहां प्लस, प्लस में 1 बच गया, 1 गुणा में 2 की पावर 3 प्लस 1 गुणा में 2 की पावर 4 प्लस 1 गुणा में 2 की पावर 5। तो भैया कहां कहां बचा, ये 2 की पावर 0 1 हो गया, प्लस ये 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा मेरे पास 8, ये हो जाएगा मेरे पास 16, और ये मेरे पास हो जाएगा 32, 32। ठीक है, पॉइंट पॉइंट लगा हुआ है। आगे 1/2, 1/2 प्लस 1/4 कट गया, ये तो 0 हो गया, प्लस 1/8 हो गया। यही आया कि नहीं आया भाई, ये हो गया 32, 16 जोड़ लो भाई, 8 और 2 10, 10 हो गया ना, ये 10 और 16 26, 10 और 16 26,
26 और एक 27, 27 59, 59 पॉइंट। इन दोनों को करेंगे एलसीएम ले लिया 8, 2 चौक 8 और एक 4 और एक 5/8 हो गया। 59 पॉइंट समथिंग मेरे सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। 59 पॉइंट समथिंग 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 ये दे रखे हैं भाई, दोनों समथिंग समथिंग निकालना पड़ेगा फिर तो। देखो भाई, इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, अगर मैं दोनों का एलसीएम 8 ले लेता हूं तो ये हो गया 2 चौक 8 और 8 एकम 8, कितना हो गया 5/8। और जब भाग दूंगा इसका पॉइंट लगा के 0 उतार लिया, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 6 48, पॉइंट 6 आ गया ना, पॉइंट 6 किस में आएगा, 59 पॉइंट समथिंग में आएगा। आगे आ जाइए। एक कक्षा में 360 विद्यार्थी हैं जिसमें 60% लड़के हैं, तो 360 में से 60% लड़के हैं तो 40% हो गई लड़कियां, तो लड़कियां हो गई भैया 36 चौक 144। 144 में से 50% लड़कियां मतलब आधी लड़कियां, 72 लड़कियां अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं, और 48 लड़के अनुपस्थित हैं। तो 8 और 2 10 का 0 1 बचा, 7 और 4 11, 120 बच्चे नहीं आए। 360 में से अगर 120 बच्चे नहीं आए तो बच्चे आए कितने हैं, 240 बच्चों ने हमारा एडमिशन, मतलब 240 बच्चे उपस्थित रहे होंगे। कोई बचा तो नहीं सवाल, नहीं सारे हो गए, ठीक है भैया। ये आपका सॉल्यूशन था, देख लीजिए, छोटा सा पेपर था, ऐसी अप्रोच से करके आना चाहिए था। नहीं हो रहा है तो बेसिक में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ रही है, बेसिक दोबारा पढ़िए और पूरे सवालों को सॉल्व कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपने एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है हर वीक, और हर शनिवार को उसका पेपर होता है, और उसी के सॉल्यूशन को लेकर के आए हुए हैं। जीके का सॉल्यूशन आपके लिए देखिएगा किस तरह के पेपर आज की तारीख में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और हम उसी की तैयारी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। पृथ्वी का घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। तो पहली बात तो यही गलत हो गई कि पृथ्वी का घूर्णन तो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, तो यह बात अपने आप गलत हो गई। इसी कारण सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व में अस्त होता है। तो इसी कारण से, ये कारण तो इसका कथन तो इसका गलत हो गया। कारण इसका सही है कि सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व में, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है। तो इसका आंसर क्या होगा आप सभी को, तो डी इसमें क्या है, ये वाला देखिएगा, एक असत्य और आर इसका सत्य है। क्यों, क्योंकि सूर्य पश्चिम से उगता है, बिल्कुल, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर तरफ करती है। तो ये तो इसका गलत हो गया और ये इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध 1757 में भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव माना जाता है, बिल्कुल नींव माना जाता है। 1757 अंग्रेजों का भारत के खिलाफ लड़ा गया पहला युद्ध। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध लॉर्ड क्लाइव ने लड़ा था, बिल्कुल सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और बंगाल का प्रशासन बिल्कुल अपने हाथ में ले लिया। संधियां की गई और संधियों के परिणाम स्वरूप मीर जाफर को नया नवाब बनाया गया बंगाल का, और बंगाल की सारी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। जैसे समझ में आ गया, तो प्रशासन सारा का सारा अपने हाथ में ले लिया। तो इसमें दोनों के दोनों ही इसमें सही होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, हाँ बी होगा इसका आंसर। सॉरी, गलत कैसे लगाया, बी है। ए और आर दोनों के दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो बी आंसर होगा। इसका ध्यान रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। तीसरा, एक तरफ मिलान करना है आपको, रोलेक्ट एक्ट 1919, जिसका उद्देश्य क्या था, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, न वकील न दलील। समझ में आ गया। तो इसके लिए कहा जाता है कि बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के सीधा का सीधा क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। तो ये था। जलियांवाला बाग आपको पता ही है, जनरल डायर ने भीड़ गोली चला दी थी 1919 13 अप्रैल को। असहयोग आंदोलन, स्कूलों में जितने भी स्कूल हैं, जितनी भी पदवियां उनको मिलती है, जितने भी चीजें थी, उन सबका बहिष्कार करो। असहयोग आंदोलन गांधी का पहला बड़ा आंदोलन 1920, वो भी सही है। और भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल 1942, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, करो या मरो का नारा दिया गया। तो ये बिल्कुल अपने आप में सही है। तो ए का आंसर क्या होगा इसमें, एक आंसर 3, एक आंसर 3, एक में ही है।
ये अपने आप में ये सही हो गया इसका 53। 54 क्वेश्चन, मनुष्य में मलेरिया का क्या कारण है? मनुष्य में मलेरिया का क्या कारण है? जीवाणु, वायरस, कवक या परजीवी? तो मलेरिया आपको पता ही है क्या होता है, एक संक्रामक रोग होता है, आपको पता ही है। और मादा एनफ्लोरीज, मच्छर के काटने से यह रोग फैलता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मनुष्य में मलेरिया का क्या कारण है? परजीवी, इसको ध्यान रखिएगा। भारत की आधिकारिक भाषाओं के बारे में कक्षा में चर्चा के दौरान मेहुल ने बताया कि देवनागरी लिपि से लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है। वह किस अनुच्छेद में हिंदी के बारे में बात की गई है? हिंदी के बारे में आपको ध्यान ही है, संविधान के अंदर 12 अनुसूची हैं और 12वीं अनुसूची में जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं की जानकारी दे रखी है। और भाषाओं में कह रखा हमारे पास प्रारंभ में कितनी 14 और अब कितनी है 14 + 4 + 8 बराबर 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, जिसके अंदर राजस्थानी भाषा नहीं है, इसको भी ध्यान रखें। तो संविधान का अनुच्छेद 343 जो है वो आपकी हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में, किसके? हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता देता है। जबकि आपको यह पता होना चाहिए कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी एक राजकीय भाषा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने मनाया जाता है? यह ध्यान रखिएगा। सरहुल माघ, भाद्रपद, कार्तिक या चैत्र? तो ध्यान रखिएगा, सरहुल का जो त्योहार है वो चैत्र महीने में, किसमें? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, पहली चीज। और चैत्र शुक्ल तृतीया को आपको पता ही है, राजस्थान के अंदर गणगौर, राजस्थान में गणगौर का त्योहार भी, इसको भी याद रखें। लेकिन ये जो सरहुल त्योहार है ये आपके झारखंड के अंदर मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हो और मुंडा जाति, हो और मुंडा जाति के द्वारा मनाया जाता है। और इसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि फाल्गुन महीने की आने के लिए, कौन सा? फाल्गुन महीने के आगमन के तौर पर इस त्योहार को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चैत्र महीने में मनाया जाता है। 57 क्वेश्चंस, भारत के अंदर व्यवसायिक कर लगाने का अधिकार किसके पास है? व्यवसायिक कर, कॉर्पोरेट टैक्स कौन लगा सकता है? केंद्र सरकार, नगर निगम, राज्य सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक? तो टैक्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एक अनुच्छेद है 280 जिसके तहत वित्त आयोग का गठन होता है और वित्त आयोग की अनुशंसा पर ही जो जितने भी आपके कर होते हैं उन करों का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और करों के अंदर एक कर आपको पता ही है, जीएसटी। जीएसटी के बारे में भी ध्यान रखिएगा। गुड्स और सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको भी ध्यान रखिएगा। राज्यों की सहमति से ये कर लागू हुआ था, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। और व्यवसाय कर किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और आर्टिकल 276 अनुच्छेद 276 के अंदर इसकी व्यवस्था की गई है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकरंजन त्योहार किस भारतीय राज्य की लोक और आदिवासी संस्कृति को मनाता है? आपके त्योहारों से एक जब क्वेश्चन आता है आपको ध्यान रखिएगा, लोकरंजन त्योहार किस राज्य की संस्कृति को? तो लोकरंजन त्योहार ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में आदि संस्कृति को के जश्न के रूप में मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेषनाम अमूबी सिंह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध प्रतिपादक रहे हैं? मेषनाम अमूबी
कुचिपुड़ी के, कथक के, भरतनाट्यम के या मणिपुर के, तो ध्यान रखिएगा मणिपुर के ये बहुत महत्वपूर्ण क्या रहे हैं, एक कलाकार के तौर पर इनको जाना जाता है और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। और मणिपुर के अंदर जो लोक साहित्य कला जो अकेडमी स्थापित की गई थी, उस अकेडमी जो लोक कला साहित्य अकेडमी है, जिसे जवाहरलाल लोक कला साहित्य के नाम से जाना जाता है, उसके पर्यवेक्षक या संरक्षक के तौर पर भी इनको जाना जाता है, तो यह भी थोड़ा सा याद रखिएगा मणिपुरी। नेक्स्ट, द ग्लास प्लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, इसको ध्यान रखिएगा। अरुंधति राय, विक्रम सेठ, आर के नारायण और अमिताभ घोष। तो हर एक एग्जाम में आपसे एक पुस्तक का क्वेश्चन पूछा जाता है बुक्स का, तो बुक्स आपको जरूर याद करनी है और करंट में चल रही बुकें कम से कम 20-30 किताबें आपको याद रहनी चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, द ग्लास पैलेस, ध्यान रखिएगा, अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें भारत और मलाया के संबंधों में, किसमें, भारत और मलाया या बर्मा के संबंधों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो 20 का आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने जो आंग्ल बर्मा युद्ध भी करे थे उसकी जानकारी इसमें मिलती है। मलाया के साथ जो भारत के संबंध है बर्मा के साथ, या अंग्रेज और बर्मा के बीच में जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुए थे, बर्मन युद्ध हुए थे, उनके बारे में आपको उस पुस्तक में जानकारी मिलती है। प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न, रत्नत्रय के रूप में किसे जाना जाता, पम्मा, पोन्ना, रन्ना, बसवन्ना, अक्का महादेवी, अल्लाह प्रभु, क्वेम्बू, बंद्रे कारंत, पुरंदरदास, कनकदास और रंगवाक। ध्यान रखिएगा, हर एक एग्जाम्स में कहीं ना कहीं इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो कन्नड़ साहित्य के किसके, कन्नड़ साहित्य के 3 महत्वपूर्ण रत्न के रूप में जैन साहित्यकार थे। ये तीनों कैसे थे, जैन साहित्यकार के रूप में जाना था। पम्मा, पोन्ना और रत्ना को इसको जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। पम्मा विक्रमार्जुन इनके द्वारा लिखी गई, इसको ध्यान रखिएगा। पोन्ना को ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे कृष्ण तृतीय, उनके दरबार में रहा करते थे और इनके द्वारा भी एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्य लिखा गया जिसको ध्यान रखिएगा, शांति पुराण, इसको भी याद कर सकते हो। रन्ना के बारे में ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा भी एक बहुत महत्वपूर्ण आदि पुराण इनके द्वारा लिखा गया, जिसे जो आपके जैन तीर्थंकर थे अजीतनाथ, उनके ऊपर यह लिखा हुआ माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सॉरी, आदि पुराण नहीं, अजीत पुराण, सॉरी अजीत पुराण, क्योंकि ये जैन तीर्थंकर अजीत जो नाथ थे उनके ऊपर ये लिखा हुआ ग्रंथ है, इसलिए ध्यान रखिएगा अजीत पुराण इसका है, आदि पुराण नहीं, इसको याद रखिएगा। तो ये तीनों को कहीं ना कहीं कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, जैन सिद्धांत अपरिग्रह का अर्थ, अपरिग्रह का अर्थ ही क्या होता है, अत्यधिक। जैनों के जो सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो 5 महाव्रत हैं, इसमें से लास्ट जो 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य, वो महावीर जैन ने दिया, बाकी के चारों के चारों पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए। उन्हीं में से एक है 5 महाव्रतों में अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक इकट्ठा ना करे, जितनी आवश्यकता उतना इकट्ठा करे, अगर ज्यादा है तो उसको लोगों के बीच में, समाज में उसको क्या करें, बांट दे, यानी कि किसी की तरह का उससे मोह ना रखें। तो इसका निकालने का देख रहे के, तो अनासक्ति, किसी के साथ भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब जो आपके पास है उसको आप लौटा दीजिए, अपरिग्रह आदि ज्यादा चीजों का आपके पास संग्रहण नहीं होना चाहिए, उससे किसी भी प्रकार की अनासक्ति करो, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अनासक्ति होनी चाहिए। समुद्र में स्थित रोस हेडलैंड को कहा जाता है, हेडलैंड को क्या कहा जाता है, समुद्र में स्थित जलडमरू, संयोग भूमि, द्वीप या प्रायद्वीप। तो ध्यान रखिएगा कि रोस या हेडलैंड के रूप में किसको जाना जाता है, प्रायद्वीप को जाना जाता है। भारत आपको पता ही है ये प्रायद्वीप है, भारत को प्रायद्वीप या भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है,
ऐसा जो तीन तरफ जल से और एक तरफ स्थल से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये इसका मतलब, हेडलैंड का मतलब प्रायद्वीप है, पेनासुलर है, इसको ध्यान रखिएगा। कंडिप्पा एक पारंपरिक हस्तनिर्मित चटाई है जो भारत के किस राज्य में बनाई जाती है? डिप्पम एक पारंपरिक हस्तनिर्मित चटाई है केरल में, असम में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो आपको याद होगा, गन्ना जो होता है उस गन्ने की खोई होती है, ठीक है, उस खोई से यह चटाई बनाई जाती है और इसे दर्पण चटाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कहां पर बनाई जाती है? केरल के अंदर ये बनाई जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कैटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रृंखला का? कैटोपैक्सी एक देश है जिसका नाम है इक्वेडोर। इक्वेडोर देश के अंदर, और इक्वेडोर कहां का है? दक्षिण अमेरिका का। और दक्षिण अमेरिका के अंदर एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, ठीक है। तो कैटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, इसको ध्यान रखिएगा। हिमालय भारत में आपको देखने को मिलेगी, रॉकीज आपको यूएसए में देखने को मिलेगी, अल्पास आपको यूरोप में देखने को मिलेगी, और एंडीज आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा बैंक मुख्य रूप से भारत में लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है? बैंक की बात की गई, ध्यान रखिएगा। बैंक के रूप में आपको तो एक तो आरबीआई याद रखना है हमेशा, आरबीआई को याद रखें, हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा, कौन सा बैंक मुख्य रूप से लघु उद्योगों के रूप में पूछ रहे हैं? लघु उद्योगों के रूप में क्या होगा? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी स्मॉल बैंक। और यहां क्या पूछा गया? स्मॉल। स्मॉल बैंक है जिसका मतलब लघु जो उद्योग है उनको कर्ज देने के लिए इसकी स्थापना की गई, इसका नाम है सिडबी, और इसकी स्थापना 1990 में की गई, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ है, जिसका मूल उद्देश्य है स्मॉल इंडस्ट्रियों को ऋण उपलब्ध करवाना। महामहाम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? महामहाम तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। मैंने आज आपको कई सारी चीजें पढ़ाई है, उसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। और महोत्सव से, या फिर कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है, महोत्सव के अलावा जितने भी त्योहार है उनसे भी कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो महामम उत्सव कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। यह है क्या? तो एक तो चीज ध्यान रखिएगा, वहां पर एक तालाब है, महामम तालाब भी है, ठीक है। जैसे आपको देखते हो प्रयागराज, तो जहां पर त्रिवेणी संगम होता है वहां पर कुंभ का मेला लगता है, वैसे ही महामम तालाब है। और यहां पर भी क्या लगता है? 12 वर्ष, कितने? 12 वर्षों में क्या लगता है? मेला लगता है, कुंभ की तरह ही। किसकी तरह? कुंभ की तरह यहां भी एक 12 वर्षों में मेला लगता है, उसी को महामम महोत्सव के नाम से जाना जाता है। फरवरी मार्च के महीने में इसका आयोजन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभिक मांगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, आपको पता ही है, कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम ने, ठीक है। उद्देश्य क्या है? विधान परिषदों का विस्तार करना, बिल्कुल सही है। उच्च सेवा के अंदर कहीं ना कहीं इंडियंस को शामिल करना, यह सही है। पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति, पूर्ण स्वतंत्रता की प्रारंभिक मांग, इसने प्रारंभिक मांग पूछा, ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति भी इनकी मांग थी, लेकिन प्रारंभिक मांग नहीं थी। यह मांग तो लगभग इनकी 1929 और 30 के अंदर इस मांग को रखा गया। तो आंसर ध्यान रखिएगा, 1 और 2, 1 और 2, ए इसका आंसर सही होगा। भारत की विदेश नीति में हालिया विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? विदेश नीति के बारे में ध्यान पूछ रहे हैं। भारत ने क्रिटिकल मिनरल सहयोग के लिए क्वाड के महत्व को जोर दिया है, बिल्कुल दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत जापान शिखर सम्मेलन और चीन की एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, बिल्कुल सही लेंगे। क्वाड पहल के तहत जापान के साथ सीधा द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ है। अब ये क्वेश्चन इसके अंदर देखने लायक है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें अंदर क्या संभावना आपको देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा, क्वाड पहल के तहत, क्वाड पहल से पहले भी जापान और अमेरिका के बीच में सीधा समझौता होता था, ठीक है। जापान के साथ सीधा द्विपक्षीय व्यापार, सोरा अमेरिका नहीं, जापान के साथ सीधा जो समझौता था वो हमारा पहले भी चल रहा था। क्वाड से उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो हो ही कैसा, द्विपक्षीय के बीच में किसी मंच की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर ये 3 नंबर गलत है, 1 और 2 इसमें क्या है, सही है। जब द्विपक्षीय की बात कर रहा है तो 2 हो जाएंगे, उसके लिए तीसरे मंच की आवश्यकता ही नहीं है क्वाड के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे 20 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही है। इसमें प्रावधान है, यदि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 30 दिनों तक बिना दोष सिद्धि के हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा, बिल्कुल पद से हटा दिया जाएगा। इसको लेकर के देश में बवाल हुआ था, आपको पता ही है, और होना भी ये चाहिए। क्यों? क्योंकि देश के अंदर 1-2 मामले ऐसे हो गए जिसमें मंत्री या मुख्यमंत्री जेल में गए, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। जबकि अब एक तरीके से देखो, ठीक है नहीं दिया, लेकिन क्या जेल से कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि सरकार चला सकता है? जेल से सरकार चलनी चाहिए क्या? जेल से सरकार नहीं चल सकती है। तो 30 दिन के अंदर अगर वो हो जाता है तो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर उसको जमानत मिल जाती है, वो बाहर आ जाता है, तो वापस वो अपने पद को ग्रहण कर सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की अनिवार्य होगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई अनिवार्यता इसके लिए नहीं होगी। तो 1 और 2 इसमें क्या होंगे, सही होंगे। 71, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए हालिया बयान के संबंध में कौन सा कथन सही है? डीएस ने कहा कि हम जगत में शांति प्रेमी राष्ट्र हैं लेकिन शांतिवादी नहीं हो सकते। उन्होंने सैन्य एकांतवाद, मिलिट्री आइसोलेशन के पक्ष की बात कही है। सैन्य एकांतवाद के या फिर मिलिट्री आइसोलिज्म की पक्ष की बात कही है। उनके संदेश में भविष्य के युद्ध के स्वरूप में बदलाव की आवश्यकता पर जोर था, बिल्कुल। ये बताइए जल्दी से, 71 क्वेश्चन है, आंसर बताइए इसका जल्दी से फटाफट। हम जगत में शांति प्रेमी राष्ट्र हैं लेकिन शांतिवादी नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। शांतिवादी तो हैं लेकिन हमारे ऊपर भी कोई अटैक करे तो हम शांतिवादी। उन्होंने सैन्य एकांतवाद के मिलिट्री आइसोलेशन की बात की, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कही। मिलिट्री आइसोलेशन हो ही नहीं सकता है। मिलिट्री तो कईयों के सहयोग से और कई देशों के साथ हमेशा चलता ही रहता है, आइसोलेशन नहीं होता है। उनके संदेश में भविष्य के युद्ध के स्वरूप में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया, बिल्कुल दिया। तो 1 और 3 इनका सही है, ए नंबर इसका आंसर सही होगा। 72, भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 के संबंध में कौन से कथन सही है? यह 1908 के उपनिवेशनकालीन अधिनियम में को बदलता है, बिल्कुल बदलता है साहब। इसे लोकसभा में 12 अगस्त 2025 को पारित किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण की स्थापना करता है। यह किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना नहीं करता है, जबकि यह राज्य स्तरीय स्थापना पर बल देता है। तो ये 3 इनका गलत होगा और 1 और 2 इसमें सही होंगे। 73 की बात करें, संगम साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में की गई, बिल्कुल सही। तोलकापियम इस काल का एक व्याकरण ग्रंथ है, बिल्कुल। तोलकापियम तोलकापियर के द्वारा लिखा गया एक संस्कृत का व्याकरण माना जाता है। संगम ग्रंथ दक्षिण भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारियां देते हैं, यह चीज आपको देखनी है। संगम साहित्य दक्षिणी भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारियां देते हैं, तो बिल्कुल तीनों की तीनों ही बातें इसमें क्या होंगी, करेक्ट होंगी संगम साहित्य के बारे में। 74, एक तरफ मिलान करने वाले हैं, दूसरी तरफ दे रखा है, इसको देखिएगा। ग्रीन हाउस गैसें, अम्ल वर्षा, ओजोन परत, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस CO2
और CH4 दोनों उष्मा को रोकती हैं, बिल्कुल सही है। अम्ल वर्षा, सोडियम ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल ये अम्ल वर्षा के रूप में इस्तेमाल होता है। ओजोन लेयर, पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ना, पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ने से रोकने का काम करती है ओजोन लेयर, बिल्कुल सही है। ग्लोबल वार्मिंग पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। अब बताओ मुझे जल्दी से फटाफट इन दोनों के बीच में बताओ, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना किसके कारण होता है? 74 का आंसर दें। ओजोन परत क्या काम करती है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों के विकिरण से रक्षा करती है। ओजोन लेयर लगातार कम हो रही थी उसकी मोटाई, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधी आ रही थी। पृथ्वी का टेम्परेचर तो ही, और आपको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती थी, स्किन डिजीज। तो ओजोन लेयर क्या काम करती है? एक उस तरह का काम करती है, आपके कंबल का काम करती है, जिससे जो ऐसी रेज होती है जो नुकसान करती है उसको रोक लेती है। तो पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है, बिल्कुल सही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या? पृथ्वी का औसत टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे सी लेवल लगातार बढ़ रहा है, यही ग्लोबल वार्मिंग मानी जाती है, जिसके कारण पूरी की पूरी जलवायु में चेंजेज हो रहे हैं। तो ए का ये सही है, बी का ये सही है, सी का ये और ये। तो इसका आंसर देखिएगा, ए का ए, बी का बी, सी का, इसका आंसर यही 1 नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। लेस्ट 75, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डीएनए आनुवंशिक सूचना का भंडार है, जो अगली पीढ़ी के अंदर डीएनए के द्वारा आपके कुछ गुण जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पहुंचते हैं, ट्रांसफर होते हैं, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, दोनों के दोनों ही सही है। तो इसमें क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की सही स्पष्टीकरण है, बी इसका आंसर होगा। तो ये आपके क्वेश्चंस थे इस जीके के, जो संडे को हो रहा था उस पेपर का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और लगातार अपने नॉलेज को इंप्रूव करते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए एसएससी 18 का डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। कह रहा है कि क्योर द पीच। क्योर द पीच का मतलब होता है काम बिगाड़ना। काम बिगाड़ने को क्या बोलते हैं? किसी काम को बिगाड़ देना क्या होता है? क्योर द पीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है। अ पेड पोजीशन दैट इन्वॉल्व्स लिटिल और नो वर्क, जिसमें काम नहीं होता है, लिटिल यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? सिनेक्योर। स्करी का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे कदम बढ़ाना, क्या होता है? स्करी होता है, स्करी। ट्राइट का मतलब होता है घिसा पिटा। ट्राइट का मतलब क्या होता है? घिसा पिटा। ट्राइट का मतलब होता है बच्चों कदम बढ़ाना है। ये देखिए, डिवाउट का मतलब धार्मिक। धार्मिक निष्ठा जो होती है वो क्या होती है? ये रहा। ट्राइट का मतलब घिसा पिटा होता है, घिसा पिटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, 78 है। फिर है आ गया ईडियम, हाईलाइटेड किया हुआ है। शॉट इन द आर्म, यानी किसी की क्या करना? तारीफ करने का सेंस होता है। तारीफ करना यानी उत्साह भरने का सेंस होता है। शॉट इन द आर्म का मतलब उत्साह भरना। ये रहा, आंसर बी हो जाएगा इसका। रेज का मतलब प्रशंसा होता है, डाउनफॉल मतलब गिरावट होता है। इसका स्टे, शॉट इन द आर्म का मतलब होता है किसी को उत्साह भरना किसी में। अगला देखिए, कह रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। न्यूज़पेपर्स एक क्रिटिकल पार्ट है ऑफ द अमेरिकन, यानी जरूरी, यानी न्यूज़पेपर की जो बातें कर रहा है, न्यूज़पेपर से संबंधित एक तरफ कह रहा बहुत जरूरी हिस्सा है, और दूसरी तरफ कह रहा है हिट हार्ड। हिट हार्ड का मतलब होता है नेगेटिव के सेंस में। नेगेटिव के सेंस में हिट हार्ड होता है। एज मोर एंड मोर अमेरिकन कंज्यूम न्यूज, यानी एक तरफ तो न्यूज़पेपर को बता रहा है कि डिजिटल, लेकिन आगे कह रहा है कि एक तरफ न्यूज को जो है डिजिटली लोग क्या कर रहे हैं? डिजिटली पढ़ रहे हैं उसको, उन चीज़ों को। यानी
न्यूज का जो मामला एक तरफ नेगेटिविटी में बता रहा है, तो ये नॉट ओनली ऑल्सो होता तब यहाँ पर सही होता। यहाँ कॉमा दिया हुआ इस वजह से भी गलत हो गया। ये प्रेपोजिशन है, ये भी प्रेपोजिशन है, इसके बाद लोकल सब्जेक्ट लोकल वर्ब नहीं चाहिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों गलत हो गया। नो सब्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है विरोध कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अगला देखिए 80। सी ट्राइड टू रिस्ट। रिस्ट तो होता है कलाई, ये रहा कलाई होता है, वर्स्ट का मतलब बुरी, सबसे बुरा, ये रहा मोड़ने का सेंस हो गया, ये मोड़ना, ये रहा मोड़ना या छुड़ाने का सेंस है ये, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 81 है। 81 कह रहा है कि एरर बताना है, द स्टोर इज क्लोजिंग अर्ली ऑन टुडे। ये एडवर्ब होता है इसलिए इससे पहले ऑन की जरूरत नहीं है, ऑन हट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो कह रहा सो बी श्योर, 3 बजे पहुंचने के लिए श्योर रहो, यानी श्योर हो, यानी श्योर करने की बात करें कि भाई ये कहो कि मैं वहां पर रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला देख लेते हैं। ये PQRS है। PQRS जो है मूल बातें जो है कह रहा है कि वर्बो सेड द डे बिफोर डिपार्चर आई रोट टू द ओनर। कह रहा है कि वर्बो ने कहा ही वुड बी इन टच अबाउट रीबुकिंग बट एज वी बोर्डेड द फर्स्ट फ्लाइट, जब हम पहली सवार हुए आवर ट्रिप फ्रॉम डेनवर वी स्टिल हैड नो प्लेस टू स्टे। उसका ये देखिए जरा, तो कह रहा है कि कुल विलेज जो है टोटल कहानी कर रहा है फाउंड, यानी मैं अपनी बातें कर रहा है कि मैंने ग्रेट डील फॉर अ शॉर्ट टर्म रेंटल ऑन किस पे पाया? सेंट थॉमस 8 नाइट फॉर मी एंड माई 2 किड्स। ये किसी जगह पे गया हुआ उसकी जिक्र कर रहा है, सबसे पहले डी होना चाहिए, तो डी तो सब में है। अब डी के बाद 8 नाइट्स फॉर मी माई 2 किड्स एट अ विला, एक जगह है, एट मैरियट्स फ्रेंचमैन्स कवर फॉर इतने थ्रू वर्बो बुक 2 months इन एडवांस, यानी वर्बो ने 2 महीने एडवांस बुक किया। यानी मूल बात है सेंटेंस की शुरुआत तो डी से ही होगी और सब में डी दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी और उसके बाद डी के बाद अब देखते हैं कौन सा होता है, क्योंकि यहाँ पर चला गया 2 महीने के एडवांस में बुकिंग की, उसके बाद क्या किया? उसके बाद कह रहा वर्बो सेड ही वुड बी इन टच। टच तो फाइनल में बाद में होगा ना, तो ए तो डी के बाद ए तो जहां जहां दिया हुआ ये गलत है, 2 आंसर गलत हो गए। अब सी देखते हैं, द डे बिफोर आई डिपार्चर, यानी इससे पहले डिपार्चर किया हुआ, आई कॉन्टेक्टेड वर्बो हु गॉट इन टच विथ ओनर, तो ये भी गलत हो गया। यानी डी के बाद बी कह रहा है कि आई रोट टू द ओनर 5 days पहले ही मैंने लिख दिया था ट्रिप के बारे में, सो आई ट्राइड अगेन, नो आंसर, ये रहा डी हो जाएगा इसका आंसर। 82 के बाद देखिए 83 है। कह रहा सी वॉच, ये रहा इंट्रीग का मतलब तो उत्सुक होता है। ये कह रहा है एक तरफ देखो इधर, ये कह रहा है कि बट न्यू दैट सी वुड नॉट गेट टू रिलैक्स अंटिल सी हैड फाउंड ए जॉब, नौकरी जब तक नहीं मिलेगी। यानी एक तरफ तो कह रहा है कि एक तरफ कह रहा है कि हार नहीं मानूंगा, एक तरफ जो है यानी एक तरफ यदि इधर पॉजिटिव है तो बट के पहले नेगेटिव होना चाहिए। अवर्टेड का मतलब टालना होता है, ये रहा, तो ये एग्जॉस्टेड हो जाएगा इसका आंसर। मोटिवेटेड तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नहीं करना है, बट एक तरफ पॉजिटिव है तो एक तरफ नेगेटिव होना चाहिए, उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरा वाला, दूसरा है ये 84 एंड डाइंग इट्स। अब आप ये देखो एंड से शुरू नहीं होगा, पी से तो शुरू नहीं होगा, पी इसमें दिया भी नहीं है। देन सिंगिंग among the savage branches it impales itself upon the longest sharpest spine, किसी चीज की बात कर रहा है। देन से भी शुरू नहीं होगा, तो क्यू से भी शुरू नहीं हो रहा है। और आर से देखते हैं, फ्रॉम द मोमेंट इट लिव्स, इट का मतलब कोई चीज है,
अब कोई वो चीज है, देयर इज अ लीजेंड अबाउट अ बर्ड, एक चिड़िया के बारे में बता रहा है, उसकी कहानी कह रहा है, तो आर तो नहीं होगा शुरू में, ये रहा। उसके बाद कह रहा है कि अब दो बच गए, या तो एस के बाद आर या पी। देयर इज अ लीजेंड अबाउट अ बर्ड विच सिंग जस्ट वंस इन इट्स लाइफ, जीवन में पहले एक ही बार गाना गाती है, मोर स्वीटली, बहुत स्वीट सी देन एनी अदर क्रिएचर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब कि जो एस है शुरू में है, अब एस के बाद क्या होगा, फ्रॉम द मोमेंट एंड डाइंग इट राइजेस अबव इट्स ओन एग्नी टू आउट कैरोल द लार्क, एक चिड़िया का नाम है, द नाइट एंगल, ये तो बाद में जाएगा। इसका मतलब कि एस के बाद क्या आना चाहिए, ये दो तो पहले ही कट चुके हैं आर वाले, तो एस के बाद क्या आएगा, आर आएगा। इसका मतलब कह रहा है मोमेंट इट लीव्स द नेट सर्चेज फॉर थॉर्न ट्री एंड डज नॉट रेस्ट अंटिल इट हैज फाउंड वन। तो आ जाओ जरा यहाँ पे, फिर देखते हैं 84 के बाद 85। 85 आई एडवाइस यू टू अवॉइड सच डिस्कशन, एडवाइस नहीं एडवाइज होना चाहिए, यहाँ वर्ब होना चाहिए, क्योंकि ये नाउन है, ज का जवाब देता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये जो है पैरा पैसेज है बच्चों, ये सारी बातें इसमें कर रहा है PWDs यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कि उनको सुविधा दी जाए, सारी फैसिलिटी दी जाए, और सिनेमा हॉल में उनके लिए सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, सारी बातें ये कर रहा है कुल मिला, यानी उनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें, क्या क्या फैसिलिटी उनको देनी चाहिए, उस बारे में कह रहा है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 84 मिलियन इंडिया डीफ हैं, बहरे हैं और सुन नहीं पाते हैं, ब्लाइंड है 75 मिलियन लोग, विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि उनको दिखता नहीं है, उनकी बातें कर रहा है। तो आगे देखिए एक बार, अब देखिए सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है पोयम का, पूरी कहानी जो है PWD से रिलेटेड है, ये रहा आंसर, यानी टू फिल्म मार्क्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स इंक्लूजन ऑफ PWD, यानी समावेशित करना, उनको शामिल करने की बातें कर रहा है, तो ये तो टोटल गलत है सारे के सारे इसमें, ये रहा। अब देखिए, द पैसेज इज मेनली अबाउट, किसके बारे में है, मेनली किसके बारे में है, द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग, ये एक्सेस यानी उनको भी, डिसेबिलिटीज वालों को भी एक्सेसिबिलिटी देने की बात कर रहा है, बी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मेकिंग नहीं, पैसेज पूरी पैसेज इन्हीं के बारे में है ही है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज की बातें कर रहा है कि भाई सिनेमा हॉल के अंदर उनको सुविधाएं और उनके लिए भी कुछ अलग व्यवस्था हो, तो ये हो गया अलग। 87 के बाद है 80, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, हमें स्टेटमेंट को पढ़ना बताना है। द WHO एस्टिमेट दैट अराउंड 84 मिलियन इंडियन हैव हियरिंग इंपेयरमेंट और 75 मिलियन विजुअल इंपेयरमेंट, ठीक था, ये जो है विजुअल वाला 75, तो ये तो सही लग रहा है। उसके बाद जो है ए वाला तो सही है, बी वाला देखते हैं। द गाइडलाइंस रिक्वायर्स फिल्म्स टू हैव ओनली वन वर्जन ऑफ, ना CBFC से वन वर्जन है ही नहीं, ए सिर्फ सही होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये रहा। हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब द सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंट एक्शन रिलेटेड टू PW, यानी इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उसको कैसे बता रहा है ये कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट हैज फॉर्म्ड अ कमिटी टू मेक द कोर्ट मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली एंड रिलीज्ड अ हैंडबुक टू कॉम्बैट स्टीरियोटाइप्स, यानी उसका सामना करने की जो समस्या है उसका सामना करने की बातें कर रहा है। ए देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड ऑर्डर फॉर डायरेक्शन टू स्ट्रिक्टली एडहेरेंस विद द गाइडलाइंस, ये रहा, नहीं जरूरी नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड सब्सिडीज टू फिजिकली डिसेबल्ड पीपल सो दैट दे कैन अवेल द ऑफर्स एट अ डिस्काउंट, ना ये सब आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक कमिटी गठित किया उसने। और द वर्ड सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, डिवाइड का मतलब होता है रहित, लेकेटरी का मतलब होता है शांत करने वाला। ग्लेशियर से बना हुआ, ये तो बर्फ से रिलेटेड है। आइए 90 के बाद है 91, ये कह रहा है कि कह रहा है द ड्यूअलिज्म कैरेक्टर मेडिवल सेरेब्रम का होता है दास्ता, और उसके बाद क्या हुआ कि अब आप ये देखो मे बी ट्रेस्ड
सर्फडम मे बी ट्रेस्ड ऑल थ्रू, किस माध्यम से? ऑल थ्रू क्या? ऑल थ्रू हिस्ट्री, ऑल थ्रू कह रहा है कि ऑल थ्रू, यानी सेंटेंस की शुरुआत जो है कह रहा है सर्फडम। आप यहां पर एक चीज देखो जरा, राइजिंग सर्विट्यूड्स, तो ये इसके बाद आर से शुरू नहीं होगा। सर्फडम उसके बाद राइजिंग सर्विट्यूड, यानी बढ़ती हुई दासता की बातें कर रहा है। तो आर के बाद जो है सर्विट्यूड मे बी, यानी बढ़ती हुई दास्ता मे बी ट्रेस्ड ऑल थ्रू क्या हो जाएगा? आर पी, और क्यू से आएगा क्योंकि यहाँ पे मेडिवल सर्फडम की बातें कर रहा है। इट्स फॉर्मेशन आउट ऑफ डीबेस्ड, यानी डीबेस्ड का मतलब होता है मतलब बहुत यानी फ्रीडम का मतलब ना के बराबर फ्रीडम, एंड राइजिंग सर्विट्यूड, तो क्यू आर मे बी ट्रेस्ड ऑल थ्रू, या प्रीपोजिशन है, या ऑब्जेक्ट हो गया। ये रहा आंसर। जैक वॉज नोन फॉर राइटिंग क्या? सुपरलेटिव रिव्यूज ऑफ द न्यूज रेस्टोरेंट। यहां पर देखो सबसे ज्यादा की बात कर रहा है, तो द नहीं, यहां पे द की कमी है, द नहीं, ये रहा द मीने सबसे कम, ये रहा। कह रहा है आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन, एक्टिव पैसिव बनाना है। फाउंड का मतलब ये सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब चाहिए, ये गलत, ये गलत, ये गलत, टेंस ही चेंज हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी, आफ्टर स्कूल टुडे। आ गोल्ड कॉइन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा। ये रहा 93 के बाद 94। सेलेक्ट द ऑप्शन। कह रहा है कि एक्सप्रेस सेंटेंस डायरेक्ट। सीमा सेड आई गॉट दिस का सेकंड फॉर्म, और द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स माय गार्डन, तो यानी ये पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। देखते हैं, ये चेंज हो गया, ये जबरदस्ती नहीं, ये नहीं होगा, इस पास्ट का पास्ट नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये देखिए, अब आइए 90। बच्चों थोड़ा इधर उधर ये हो गया है, रीअरेंज सही से नहीं हुआ है। ओपनिंग सेंटेंस पूछ रहा है, ओपनिंग सेंटेंस। तो ओपनिंग सेंटेंस तो लिखा है कि अक्टूबर 5, 1983 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जन्मा इमा स्टोन्स की जर्नी बता रहा है। ये तो ओपनिंग हो गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि while attending local theater classes, Stone discovered her passion for acting, के लिए जो जज्बा उसके अंदर जगा। ओपनिंग लाइन ये है। ओपनिंग लाइन क्या है कि इंडस्ट्री में वो जो अपनी यात्रा को शुरू किया बहुत कम उम्र में ही, और उसकी बातें जो है स्काई रॉकेटेड, तो जब कुछ किया होगा उसके बाद हुआ होगा, तो आर से तो शुरू होगा नहीं, ये रहा। और इंस्पायर्ड बाय द लाइक्स ऑफ मेरी स्ट्रीप्स, स्टोन कंटिन्यूड होनिंग हर क्राफ्ट। होनिंग का मतलब होता है उसको धार देना, यानी अपनी स्किल को सुधारना। एंड एक्सप्लोरिंग डाइवर्स रोल, सॉलिडिफाइंग हर स्टेटस एज वन ऑफ द हॉलीवुड्स लीडिंग एक्ट्रेसेस, यानी बहुत सारे एक्ट्रेसेस आई, लेकिन उनमें जो है सबसे ज्यादा लीडिंग एक्ट्रेस की बात कर रहा है। तो मूल बातें क्या कर रहा है? स्टोन्स करे, यानी लास्ट में ये हुआ टुडे, यानी उसका एज ही गार्नर्ड क्रिटिकल अक्लेम फॉर हर परफॉर्मेंस इन, वो मूवी थी द हेल्प, ला ला लैंड, अर्निंग हर एन एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? टुडे एमा स्टोन स्टैंड एज रेस्पेक्टेड, यानी एस आर जो है लास्ट में आना चाहिए, और सेंटेंस की शुरुआत एस से नहीं हो सकती, क्योंकि इंस्पायर्ड तो कुछ चीज देख करके हुआ होगा, तो एस से शुरू नहीं होगा। एस भी कट गया, ये भी कट गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। द नोट कह रहा है कि वन वर्ड बताना है। द नोट लेफ्ट ऑन द फ्रीज वॉज नियरली इम्पॉसिबल टू रीड, तो इलेजिबल हो जाएगा। देखो, इलिजिबल तो योग्य होता है, आर्ग्यूएबल बहस करने वाला। ये रहा। अगला देखिए, सी रैन सो फास्ट। अब यहां पर जो है रैन है, ये एडवर्ब है, तो यहां पे सुपरलेटिव डिग्री नहीं, ये कह रहा है कि सो फास्ट दैट सी ब्रोक द स्कूल रिकॉर्ड।
इसका मतलब कि कह रहा है कि करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सी रैन सो दिस ब्रोक द स्कूल रिकॉर्ड, यानी सी रैन सो फास्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है पॉजिटिव डिग्री चाहिए यहाँ पे। फास्टिडियस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। करेक्ट द एरर बताना है कि कौन सा ठीक कर रहा है, कौन सा इसमें फास्टिडियस होगा या फास्टेस्ट होगा या रैपिड होगा। सो रैपिडली होना, ये एडवर्ब होना चाहिए, तो ये रैपिड तो एडजेक्टिव है और ये वर्ब है, और फास्टेस्ट हो नहीं सकता क्योंकि ये भी एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह काम करता है फास्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव है, तुक मिजाज। ये रहा, सी रैन कैसे, बहुत तेजी से, सो फास्ट, सो भी एडवर्ब है, ये फास्ट, तो सी रैन कैसे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, तो यहां पर फास्ट हो जाएगा, फास्ट। फास्ट एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव होता है, बाकी सब एडजेक्टिव की तरह ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब आ जाइए 97 के बाद 98। डज सी नॉट मेंटेन अ डेली टास्क शीट, या तो इज डेली टास्क शीट, तो डज सी यानी प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो यहाँ पर BT3 नहीं है इसमें। इज अ डेली टास्क शीट नॉट, डिड सी, यहाँ टेंस ही चेंज हो गया, यहाँ भी टेंस चेंज हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी इज बाइंग ए न्यू गैस स्टोव टुडे, कह रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, अ न्यू गैस, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा, ये टेंस चेंज हो गया, बीइंग चाहिए, बीइंग, ये भी गलत हो गया, यहाँ बीन है, अपने को बीइंग चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला देखिए 99। सी लुक्ड वेरी प्रीटियर, वेरी के साथ कई बार बता चुका हूं पॉजिटिव डिग्री आता है, पॉजिटिव, तो यहाँ प्रीटियर नहीं प्रीटी होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत, आंसर क्या हो जाएगा, सी। लीजिए बच्चों, इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन मैंने करा दिया। थैंक यू वेरी मच, फिर अगले पेपर मिलेंगे, नमस्कार।